हेलो दोस्त, कैसे हो आप? फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा बुक के 6th पार्ट के बारे में, क्योंकि इससे पहले का पार्ट को अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो जाकर अभी सुनिए, इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बुक लिखा गया है कैलाश मांजू बिश्नोई जी द्वारा। तो फ्रेंड्स, मैं चोमू स्वागत करता हूँ आप सभी का संतोष रीडर यूट्यूब चैनल पर। तब चलिए अब ऑडियो बुक को सुनते हैं और जानते हैं इसके आगे का स्टोरी, यानी कि पार्ट 6 को। 19 लव मुकम्मल। तबीयत तो ठीक है गिरी? माँ ने माथा सहलाते हुए पूछा। तभी न में ज्यादा नींद नहीं आई, तबीयत तो झकास है। रात को ट्रेन में इसलिए हल्की हल्की नींद आ रही है। वो तुमसे शादी करेगी? माँ ने बस जिज्ञासावश पूछा। प्यार है तो शादी करेगी, और प्यार नहीं है तो कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। हम अक्सर हर चीज को हैसियत से तोलने लग जाते हैं। हैसियत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होने पर भी अनाप शनाप सोचने लग जाते हैं उस पर। मन और विचार दोनों के मिलते हैं। फिर ऊंचा पद और ऊंची हैसियत जैसी चीजें कोई मायने नहीं रखती। मैंने अपने प्यार पर भरोसा करते हुए कहा। आज के मशीनी युग में मनुष्य की फितरत को सब कुछ स्वीकार्य है, लेकिन स्टेटस डाउन होना हरगिज स्वीकार्य नहीं। कलेक्टर लड़की करियर में स्ट्रगलिंग लड़के से शादी करे, ये न तो समाज को और नहीं उनके सगे संबंधियों को स्वीकार्य था। ऐसा तब था जब मैं अच्छा खासा कमा रहा था। आईएएस ट्रेनिंग के दौरान जितनी सैलरी है उससे ज्यादा। लड़का एक स्ट्रगलिंग और बेरोजगार लड़की से भी शादी करे तो समाज को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पढ़ी लिखी और बहुत ऊंचे ओहदे वाली लड़की कम ओहदे वाले लड़के से शादी करे, ऐसे मामले देखने को मिलते ही नहीं हैं। मम्मी ने एक गहरी सांस ली। तो तुम्हें पूरा भरोसा है कि वो तुमसे शादी करेगी? तो उन्होंने कहा कि बकवास बातें करना बंद करो। मैं ऐसा सोचती तक। मम्मा, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैन एंजल से थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर दी थी। मैंने ये सारी बातें एंजल को शेयर की थी भी नहीं। तो तुम इतना छोटा कैसे सोच सकते हो? आईएएस ऑफिसर तो भारत में 5000 है, लेकिन तुम जैसे गंभीर और इतना बढ़िया लिखने वाले लेखक सैकड़ों में भी नहीं होंगे। अपनी काबिलियत को कम मत समझो। समसामयिक विषय पर इतना गहन लिखना कोई छोटी बात नहीं है। जो छोटा मानता है उन पर ध्यान मत दो। यही एडिटोरियल आर्टिकल्स पढ़कर लड़के आईएएस और पीसीएस बनते हैं। हर किसी को गवर्नमेंट जॉब में बड़ा ऑफिसर होना क्यों जरूरी है? गांव वाले तो गूगल के सीईओ को भी पटवारी से कम मानते हैं। तुम क्यों छोटी छोटी बातों पर चिंता करते हो? अधिकतर लोग हमेशा बनी बनाई लाइन पर चलने पर विश्वास रखते हैं। ध्यान रखो, हमेशा सुरक्षा का भाव आपकी उड़ान को सीमित कर देता है। लाइफ सेट होना जरूरी नहीं है। लाइफ में अपने पैशन पर लगे रहना जरूरी है। जीवन में करियर के ढेर सारे ऑप्शंस हैं। केवल सरकारी नौकरी वाला करियर ही क्यों? ताकि करियर सेट हो जाए और सुरक्षा का भाव हमेशा रहे। स्पोर्ट्स, जर्नलिज्म, डिजिटल मार्केटिंग और म्यूजिक में भी करियर है। इसमें बहुत कुछ है करने को। आम लोग ये नहीं सोचते हैं। जो सोचा नहीं वो करेंगे कैसे? करेंगे नहीं तो उड़ेंगे कैसे? आज सरकारी नौकरी वाले क्षेत्र से बढ़िया करियर दूसरे क्षेत्रों में है। आज के टाइम में थोड़ा हटकर करियर बनाने की कोशिश करने वाला सफलता का झंडा गाड़ रहा है। मेरी इन बातों को सुनकर के मां की उम्मीद बंध गई। एंजल ने आगे कहा था, एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि मैं पद में आपसे बड़ी हूं, तो क्या ऐसा जरूरी है कि दो समान पद वाले लोग ही शादी करें? कितने आईएएस लड़के साधारण लड़की से शादी करते हैं, तो फिर एक आईएएस लड़की के एक तथाकथित कम स्टेटस वाले लड़के से शादी करने में दिक्कत क्या है? समाज की मानसिकता से हमें क्या लेना देना? जो जानते हैं वो आपको मानते हैं। मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था कि जिस काम से आप जुड़ाव महसूस करें उसे छोड़िए मत, करते रहिए। आप मोटिवेशनल चीजों और समसामयिकी पर इतना अच्छा लिखते हैं, आप इसी पर काम कीजिए। जीवन में आईएएस बनना ही सब कुछ नहीं है, और नहीं मोटी तनख्वाह वाली सरकारी नौकरी होना। गिरीश, तुमने कितनी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन लेकर छोड़ दी। केवल आईएएस ही तो नहीं बने हो, बाकी तो सिलेक्शन हो ही रहा है। सिलेक्शन के लिए ट्राई कर ही रहे हो।
हो ही जाएगा आज नहीं तो कल। अगर नहीं भी हुआ तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाना। कलेक्टर ही बनना हो तो पीसीएस में सिलेक्शन लेकर भी बन सकते हो। आईएएस 30 की उम्र में कलेक्टर बनते हैं। आप एसडीएम बनकर फिर प्रमोट होकर कलेक्टर 40 की उम्र में बन जाना। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी लेखनी पर भरोसा रखो। लेखन के क्षेत्र में ही करियर बनाना है आपको। हर साल सरकारी नौकरी में बिश्नोई समाज के कितने युवा सेलेक्ट होते होंगे। उन्हें युवा सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया इस साल। आपको गिरीश स्वामी सच्चिदानंद आचार्य जी द्वारा आमंत्रित किया गया और लालासर साथरी धाम में सम्मानित किया गया। जोधपुर में बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष द्वारा भी आपको लेखन के क्षेत्र में दिए गए योगदान के कारण सम्मानित किया गया। अगर ऐसा ही लिखते रहे तो वो दिन भी दूर नहीं जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी आपकी कलम को सम्मानित करेंगी। भारत में पद और पावर को पूजने की आदत है, इसलिए आईएएस ऑफिसर को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। आईएएस के अलावा किसी दूसरे करियर में कम उम्र में इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। देख लो, भारत में तो इसरो और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को भी उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लेकिन उनका काम आईएएस की तुलना में समाज और देश के लिए कई गुना ज्यादा अच्छा होता है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस लिखते जाओ, लिखते जाओ। एक दिन आपकी कलम की कद्र जरूर होगी। मम्मा ने मेरे माथे पर हाथ रखा तो मैंने आंखें खोली। एक दिन एंजल के पास उसकी मौसी का कॉल, बेटा ये गिरीश कौन है? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, एंजल ने उत्तर दिया। इस पर एंजल की मौसी ने कहा, फ्रेंडशिप अपनी जगह है और स्टेटस अपनी जगह। कलेक्टर बन गई हो, अब एरेगथू खैरे से बातें करना बंद करो। हमारी हैसियत का सवाल है, थोड़ा बहुत हैसियत का भी ख्याल रखा करो। एंजल ने जवाब दिया, किसने कहा गिरीश की हैसियत और स्टेटस नहीं है? मुझसे तो ज्यादा ही है। ये हमारे सोचने पर डिपेंड करता है कि कौन कलेक्टर है और कौन राइटर। गिरीश की उम्र ही क्या है अभी, वो आईएएस में सेलेक्ट हो ही जाएगा। नहीं भी हुआ तो आज से 5-10 साल बाद अपने करियर में टॉप पर होगा। और मौसी जी, आप हैसियत की शेखी बघा रही हो। अगर गिरीश आईएएस बन गया होता और वो हमारी तरह सोचता तो क्या होता? हम तो यही कहते कि लड़की को यूज करके छोड़ दिया। तो ये गिरीश वाले मैटर पर सही नहीं है क्या? आप तो हैसियत के हिसाब से 2nd ग्रेड टीचर ही हैं। तो क्या मैं आपको मौसी कहना छोड़ दूं? फिर ये फार्मूला गिरीश वाले मैटर पर भी तो लागू होना चाहिए। हमें तब दिक्कत क्यों नहीं होती जब एक आईएएस ऑफिसर एक सामान्य लड़की से शादी कर लेता है। एक आईएएस लड़की अगर एक नॉर्मल लड़के से शादी कर रही है तो पेट में इतने मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? हम हमेशा खून के रिश्ता ही क्यों देखते हैं? जो हमारी मदद करें, हमसे दोस्ती करें, क्या उनके साथ भी जीवन भर का रिश्ता नहीं निभाया जाना चाहिए? कभी कभी जहां खून के रिश्ते काम नहीं आते, वही दोस्ती वाला रिश्ता काम आ जाता है। मौसी जी, एक चीज स्वाभाविक है कि आप अपनी कामयाबी का श्रेय उसे देते हैं जो उसके हकदार है। मेरे बॉयफ्रेंड ने इस दौरान मेरे परिवार की तरह ही मेरा साथ दिया। मैं गिरीश को छोड़कर किसी दूसरे से कैसे शादी कर सकती हूं? मेरे लिए गिरीश को छोड़ने के बारे में सोचना ही गुनाह है। पता है, मेरी जादुई संगत में गिरीश को किसी तकलीफ का एहसास नहीं होता। उसके साथ बिताए कितने ही शानदार और सुनहरे लम्हे मेरे मन के लॉकर में अनमोल आभूषणों की तरह कैद है। मेरे लिए उसकी जादू की झप्पी और प्यार भरी पपी सबसे खूबसूरत एहसास होता है। यही नहीं, मुझे गिरीश का हीरो जैसा मुखड़ा और जिम के सांचे में तपीढली मांसपेशियां कितनी अच्छी लगती है। फ्रेंडशिप को फैमिली से भी ऊपर रखती है क्या? मौसी ने बीच में टोकते हुए पूछा। मैं तो फ्रेंडशिप वाले रिश्ते को बिल्कुल भी कम नहीं मानती। वो इंसान बड़ा सौभाग्यशाली होता है जिसका कोई सच्चा फ्रेंड होता है। मित्रता एक ऐसा बंधन है जो 2 दिलों और 2 मनों को स्नेह के धागे से जोड़ता है। सच्चा मित्र सही सलाह देता है, निसंकोच मदद करता है और बिना बदले मित्रता बरकरार रखता है। सच्चा मित्र एक तरह से हीरे की तरह होता है, चमकदार, सुंदर और मूल्यवान। मित्रता यानी दोस्ती एक ऐसा अनमोल रिश्ता है
जो अन्य रिश्तों की भांति थोपा नहीं जाता, बल्कि हमें अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार देख समझकर मित्र चुनने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इस संसार में मित्रता शुद्धतम प्रेम है। मित्रता प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहां कुछ भी मांगा नहीं जाता, जहां कोई शर्त नहीं होती, जहां बस दिया जाता है और अनैतिक कार्य करने से रोके। साथ ही उसे सही राह पर जाने के लिए, एक अच्छा मित्र बनने के लिए एक समझदार मनुष्य होना भी जरूरी है, क्योंकि एक सच्चे मित्र का फाराजा होता है कि वो अपने मित्र को गलत प्रेरित करे और उसके अवगुणों को दूर करने तथा गुणों को निखार कर सामने लाने में सहायता करे। इस तरह मित्र हमारे व्यक्तित्व को सुधारने में मदद करते हैं। ये अनुभूत सत्य है कि जो लोग मित्रों से घिरे रहते हैं वे भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। अपने उत्साह और प्रोत्साहन से वे आपको अवसाद और निराशा की गिरफ्त में आने से बचाता है। कहते हैं कि बिना मित्र वाले मनुष्य के लिए अपने जीवन में आने वाली पहाड़ सी चुनौतियों और कठिनाइयों से पार पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एक अच्छे मित्र का होना आवश्यक है, पर एक बुरे मित्र से मित्र का न होना ही बेहतर है। सच्चे मित्र की एक पहचान ये होती है कि मुसीबत के समय या जब भी आपके दिल का बोझ असहनीय हो जाए, उसके कंधे आपको सहारा देने के लिए मौजूद होते हैं। सच्चा मित्र जरूरत पड़ने पर अपनी जान की भी परवाह नहीं करता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, यानी जो जरूरत के समय साथ दे वही सच्चा मित्र है। इसलिए हर इंसान को अपनी क्षमता अनुसार बुरे वक्त में अपने मित्र की मदद जरूर करनी चाहिए। विपत्ति के समय और अधिक स्नेह करने वाला ही सच्चा मित्र होता है। बेटा, एंजल की फैमिली वाले नहीं माने तो फिर क्या करेंगे? कहीं फैमिली के प्रेशर में आकर उसने अरेंज मैरिज के लिए हाँ कर दी तो? मेरी मम्मी ने कहा, लाइब्रेरी में पढ़ते वक्त पसंद की सीट नहीं मिलती थी तो वो लाइब्रेरी में नहीं बैठती थी। पसंद की जॉब को छोड़कर कोई दूसरे जॉब का फॉर्म तक फिल नहीं करती थी। पसंद की ड्रेस न मिलने पर वो दिल्ली के सारे शॉपिंग मॉल्स खंगा लेती थी। और मम्मा, तुम कह रहे हो फैमिली के प्रेशर में वो अपनी पसंद को छोड़कर अरेंज मैरिज के लिए हाँ कह देगी? असंभव। मैंने एंजल पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा। मैंने एंजल को कॉल मिलाया और कह दिया जो कहना चाहता था। एंजल, अक्सर तुम मेरे सामने आ जाती हो और तुम्हारी यादें हर वक्त मुझे चहुओर से अदृश्य रूप से घेरे रहती है। जब मैं एकांत में होता हूं तो तुम्हारी स्मृतियां मेरे सिरहाने आ खड़ी हो जाती है। मुझे हर पल यह महसूस होता है कि तुम मुझसे बातें कर रही हो, कभी प्यार से मेरे बालों को सहला रही हो, कभी डांट फटकार भी लगा रही हो, तो कभी साथ होने का पूरा पूरा आश्वासन दे रही हो। एंजल, मैं कितनी दफा उन यादों में तुम्हारे साथ काल्पनिक पलों को जी चुका हूं, तुम्हारी छुअन को अपनी देह के जरे जरे में महसूस कर चुका हूं। कितनी ही गहरी नींद में हो जाने के बावजूद भी रातों को मैं चौंक कर अक्सर उठ जाता हूं। मानो ऐसा लगता है एंजल कि तुम मेरे बहुत बहुत पास हो, हौले हौले और चुपके से मुझे देख रही हो। तुम्हारे इश्क मोहब्बत के न जाने कितने ही रूप है जिन्हें देखकर मेरा बावला मन उड़ाने भरता रहता है। उनके किए गए कॉल की रिंग मात्र सही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती। मैं जब उनसे बात करता तो कभी कभी मेरा मन मयूर खुशी से नाच उठता। कभी कभी तो घंटों बीत जाते लेकिन हमारी बातें खत्म ही नहीं होती। कभी मैं गुवाहाटी चला जाता तो कभी वो दिल्ली आ जाती। मुलाकातों का सिलसिला उनके प्रशिक्षण के दौरान 1 साल तक यूं ही चलता रहा था। एंजल ने जवाब देते हुए कहा, हैं अल्फाजों के बादशाह, अपने छलक रहे अल्फाजों को जरा नियंत्रण में रखो। गिरीश, तुम इतने अधिक शालीन, विनम्र और आकर्षक हो कि कोई भी लड़की तुम पर लहू हो जाए। तुम हां कब कह रही हो? इंतजार करो, सब्र का फल मीठा होता है। अच्छे जीवन साथी सबसे पहले अच्छे दोस्त होते हैं। पहले अच्छे से दोस्ती निभाओ, बाद में इस पर विचार किया जाएगा प्रस्ताव पर। एंजल की 1 साल की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग 24 मई को कंप्लीट हो चुकी थी। 30 मई 2022 से मसूरी में सेकंड फेज शुरू होना था। वो 3 दिन पहले ही गुवाहाटी से दिल्ली आ गई। उसने दिल्ली से जयपुर के लिए ट्रेन पकड़ी
और फिर एक दिन बाद ही मेरे बुलाने पर वापस दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली। अगले दिन हम दिल्ली से मसूरी निकल गए। माल रोड पर चलते चलते मैंने एंजल और अपने नामों के पहले अक्षर वाली अंगूठी देते हुए उनसे कहा, एंजल, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मुस्कुरा देता हूं। जब मैं तुम्हारे बारे में सपने देखता हूं तो मुझे अच्छी नींद आती है। आपके निश्चल और जल भरे कजरारे नैनों का तेज मुझे हमेशा आपकी तरफ आकर्षित करता है। तुम ऐसी लड़की हो जिसे प्रातः स्मरण करना, देखना या फिर सुनना मात्र मुझे खुशनुमा एहसास से भर देता है। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम वास्तव में इतनी प्यारी हो या फिर ये कोई जादुई कल्पना है। तुम इतनी खूबसूरत हो कि बहुत दूर से देखने पर परी सी लगती हो। बड़े ही विनीत स्वरों से कह रहा हूं कि मुझे आपसे मोहब्बत है, मोहब्बत ही नहीं बेपनाह मोहब्बत है। मैंने पहले कभी किसी के बारे में इतनी दृढ़ता से ऐसा महसूस नहीं किया। दिल्ली की हर वो सड़क जहां से तुम गुजरी हो मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। हर वो लाइब्रेरी जहां तुमने बैठकर पढ़ाई की है, हर वो मोहल्ला जहां से तुम गुजरी हो और मैंने तुम्हें जाते हुए निहारा है, हर मेट्रो स्टेशन जहां तुमने सफर किया है तुम्हारी यादें ताजा कर देता है। हर वो कोचिंग जहां तुमने आईएएस बनने के लिए चक्कर काटे हैं और मैंने तुमको देखने के लिए तुम्हारा पीछा कर तुम्हारे चक्कर काटे हैं, सब तुम्हारी ही याद दिलाते हैं। ऐसा लगता है कि दिल्ली में रहने वाली हर लड़की एंजल ही है। मैं जहां देखता हूं वहां तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है। ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर तुम्हारे प्यार का नशा चढ़ गया है और मैं हर पल तुम्हारे प्यार के नशे में रहने लगा हूं। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मुझे तुमसे प्यार है। तुम मेरे जीवन का बड़ा हिस्सा हो और मैं एक सच्चे प्रेमी की तरह तुमसे प्रेम करता हूं। तुम मेरे जीवन में सबसे कीमती, सबसे प्यारी और सबसे महत्वपूर्ण हो। यू आर दी ओनली एंजल इन माई हार्ट ऑफ हेवन। मुझे चांद सितारों की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे जीवन को रोशन करने के लिए तुम्हारी चमक ही काफी है। तुमने मुझे सिखाया है कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं प्रिय, डार्लिंग। तुम्हें सोचकर मेरी सुबह होती है, तुम्हें देखकर मेरा दिन गुजरता है और तुम्हें सपने में देखकर मेरी रात गुजरती है। ये भगवान का स्पष्ट संदेश है। उसने तुम्हें एक एंजल की तरह मेरे जीवन में भेजा। मुझे पता है कि हम हर बात पर सहमत नहीं होते हैं, लेकिन मैं दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचता हूं। तुम ही मेरा जहान हो, तुम मेरे जीवन का प्यार हो और तुम वास्तव में पृथ्वी पर मेरी सुंदर परी हो। मैं तुम्हारे हाथों को अपने कंधों पर, तुम्हारी उंगलियों को अपने बालों पर और तुम्हारे चुंबनों की नाजुक सांसों को अपने गालों पर महसूस करता हूं। मेरा प्यार हमेशा के लिए तुम्हारा है। इस ब्रह्मांड में हजारों दिन सूरज निकला है और लाखों दिन सूरज और निकलेगा, लेकिन मुझे जो रोशन कर सकती है वो केवल और केवल तुम्हारी चेहरे की चमक है। तुम मेरा वर्तमान हो, तुम मेरा अतीत और तुम ही मेरी भविष्य हो। तुम मेरे जीवन की धुरी हो, मेरे जीवन का पहिया हो, मेरे जीवन की कालचक्र हो। जिंदगी के कठिन डगर और थके हुए पथिक के लिए पीपल की छावसी हो तुम। चिलचिलाती धरती और तपती दोपहरी में सावन महीने की पहली पहली सी बौछार हो। तुम कड़कड़ाती सर्दी में अलाव हो तुम। मेरी ट्रैफिक भरी जिंदगी में रेड लाइट सी हो। तुम मेरी नाउमीदी की बंजर धरती पर आशा की नई बयार हो तुम मेरे लिए क्या हो? मैं कहना चाहता हूं कि मेरे एक एक शब्द का भावार्थ तथा मेरी हर अच्छी और आकर्षक कविता का आधार हो तुम। मैं अपने जीवन का पल पल आपके साथ और आपकी धड़कनों के साथ बिताना चाहता हूं। मैं हर सुबह तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हुए उठना चाहता हूं और हर रात ये जानकर सोना चाहता हूं कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। डिस्टेंस इज जस्ट ए नंबर। मुझे तुम्हारी मुस्कान बहुत पसंद है। तुम्हारी मुस्कान मेरे दिल के कोने कोने को रोशन कर देती है। स्वीट हार्ट, तुमसे प्यार करना सांस लेने जैसा है। मैं इसे रोक नहीं सकता और मैं रोकना भी नहीं चाहता। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं और मुझे पता है कि तुम भी मेरे बारे में सोचती रहती हो। सचमुच में हमारा प्यार महासागर से भी गहरा, हिमालय से भी ऊंचा और शहद से भी मीठा है। मेरी राजकुमारी,
मुझे अब तक यही लगता था कि शुद्ध प्रेम केवल परियों की कहानियों में होता था, लेकिन जब से मेरी जीवन को परी मिली है तब से प्यार के प्रति मेरी धारणा पूरी तरह बदल गई है। जिसके पास तुम जैसी प्रेमिका का एहसास मात्र हो, उसके लिए धरती ही स्वर्ग से कम नहीं है। जाने मन, मैंने तुम्हें अपनी नजरों में कैद कर लिया है। तुमने मेरा दिल चुराया है, और दिल चुराने की सजा यह है कि मुझे सौभाग्याकांक्षिणी की तलाश है। तुम उस तलाश को पूरा कर दो। एंजल, आई लाइक यू। अरे नहीं यार, आई लव यू। मेरे जीवन साथी बनोगे? मेरे प्यार को उस समय मुकम्मल राह मिल रही थी जब यूपी से लेकर राजस्थान तक और हिमाचल प्रदेश से लेकर बिहार तक लव लेटर से ज्यादा पेपर लीक हो रहे थे। कभी यूपी टेट, तो कभी राजस्थान एसआई, तो कभी यूपीएसआई, तो कभी बीपीएससी। पेपर लीक से खफा एक सोशल मीडिया यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा, मौत और मोहब्बत तो यूं ही बदनाम है, वरना तकलीफ तो सबसे ज्यादा पेपर लीक देता है। सिस्टम वीक था, इसलिए पेपर लीक था। इस तरह के मीम्स सोशल मीडिया पर डालकर प्रतियोगी छात्र सिस्टम पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। कलेक्टर साहिब 2 का भाग, एक अनकही कविता। एंजल की सहेली आईएएस अधिकारी मेघा भारद्वाज का गुड़गांव में बर्थडे मनाया जा रहा था और जहां हमें इनवाइट किया गया। क्लब की जगमगाती रोशनी में रात अपने चरम पर थी। डीजे की तेज बीट्स पर सारा माहौल थिरक रहा था। एंजल और मैं दोनों ने जन्मदिन की पार्टी के मौके पर गुड़गांव के एक आलीशान क्लब का रुख किया था। यह रात आईएएस अधिकारी मेघा भारद्वाज के जन्मदिन की थी और हमने उसे खास बनाने का पूरा मन बना रखा था। डांस फ्लोर पर कदम रखते ही जैसे दुनिया बदल गई। एंजल की मुस्कान और चमचमाते आंखें उस रोशनी में और भी खूबसूरत लग रही थी। वो रात, वो माहौल और वो संगीत, सब कुछ जादुई था। तभी कुछ दूर से लड़ाई की आवाजें आने लगी। पार्टी में कुछ लोग आपस में उलझ गए थे। हंगामा इतना बढ़ गया कि क्लब के सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा। लेकिन इन सबके बीच हम दोनों एक अलग ही दुनिया में थे। हमारे लिए वो शोरगुल किसी मायने नहीं रखता था। कौन सा नशा हम पर हावी था, कहना मुश्किल था। शायद वो जादुई शरबत था जो हमें किसी और ही दुनिया में ले गया था। उस शोर शराबे के बीच भी हमें बस शहनाई की मधुर धुन सुनाई दे रही थी। वो धुन जो हमारे दिलों की धड़कनों से मिलकर एक मधुर संगीत बुन रही थी। हर कदम, हर थिरकन में हमारे दिल की धड़कनें तेज होती गई। पार्टी के शोर और रंगीन रोशनी के बीच हमने एक दूसरे की ओर खींचते हुए खुद को गहरे चुंबन में डुबो दिया। उस क्षण हम दुनिया से बेखबर थे, बस एक दूसरे के थे। पार्टी का शोर अब धीमे धीमे थमने लगा था, जैसे कोई अधूरा गीत अपनी अंतिम धुन पर आकर खो जाए। लोग एक एक कर जाने लगे और सन्नाटा कमरे में धीरे धीरे पसरने लगा। लेकिन मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई रहस्य मुझे अपनी ओर बुला रहा हो। तभी एंजल ने मुझे अपनी ओर खींचा। उनके हाथों की गर्माहट ने मेरे अंदर कुछ जगा दिया, जैसे किसी गहरे कुएं में छिपी एक लहर अचानक सतह पर आ गई हो। उन्होंने धीरे से कहा, आज रात मेरे सरकारी फ्लैट पर चलना। उनके स्वर में एक अनजाना नशा था, एक जादू जो शब्दों से परे था। उनकी आंखों में कुछ था, एक अदृश्य खिंचाव जिसे अनदेखा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, पर उनकी आंखों में छिपी वो चाहत, वो अद्भुत सम्मोहन मुझे मजबूर कर रहा था। मैंने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया और वह मुस्कुराई। हम दोनों चुपचाप बाहर निकल आए, जैसे दोनों किसी अनकही साजिश का हिस्सा हों। शहर की रात भी गहरी हो चुकी थी, जैसे आसमान ने अपनी रहस्यमयी चादर फैला दी हो। सड़कों पर खामोशी थी, लेकिन हमारे बीच एक अजीब सी उत्तेजना थी जो हर कदम के साथ बढ़ती जा रही थी। दिल्ली का एक पॉश इलाका, जहां ऊंची ऊंची इमारतों की कतारें हैं। सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ तो है, लेकिन इस इलाके की सुकून भरी चुप्पी उसे अलग ही पहचान देती है। रात के 3 बज चुके थे।
मैं और एंजल एक शानदार अपार्टमेंट के सामने खड़े हैं। ये वही फ्लैट है ना? तुम्हारी सहेली का? मैंने पूछा। हाँ, यही है। आज वो अपने किसी काम से बाहर गई है, लेकिन उसने मुझे चाबी दी है। चलो अंदर चलते हैं, एंजल ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा। दोनों फ्लैट की तरफ बढ़े। एंजल ने पर्स से चाबी निकाली और दरवाजा खोला। अंदर का माहौल ठंडा था, लेकिन खूबसूरती से सजी हुई चीजें और फर्नीचर की चमक से यह साफ झलक रहा था कि यह घर किसी युवती का है जो अपने हर काम को पूरी तरह व्यवस्थित रखती है। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और देखा कि हर चीज करीने से रखी हुई है। दीवारों पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें टंगी थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन सुनहरे दिनों की याद दिला रही थी। क्या देख रहे हो? लगता है इस घर की साज सज्जा ने तुम्हारा दिल जीत लिया है, उन्होंने मेरी ओर मुड़ते हुए हल्के मजाकिया लहजे में कहा। यह जगह सचमुच बहुत अच्छी है। तुम्हारी सहेली की सजीली आदतें देखकर लगता है कि वो बहुत ही जिम्मेदार और स्टाइलिश है। हाँ, वो है भी बहुत मेहनती और व्यवस्थित। मैंने सोचा तुमसे मिलवाऊंगी, लेकिन आज वो बाहर है, एंजल ने सोफे पर बैठते हुए कहा। मैंने पानी का एक घूंट पिया, फिर एंजल को देखकर मुस्कुराया। हमारे बीच की चुप्पी में एक अलग सी गहराई थी, जैसे दोनों किसी पुरानी याद में खो गए हों। बाहर हल्की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और मैंने महसूस किया कि यह पल कितना सुकून भरा है। तुम्हें यहां आकर कैसा लग रहा है? यह जगह कुछ खास तो नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि हम दोनों यहां कुछ समय बिता सकते हैं। एंजल ने थोड़ा पास आकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे साथ समय बिताना मेरे लिए हमेशा खास होता है, चाहे जगह कोई भी हो। जब तुम साथ होती हो तो सब कुछ बेहतर लगता है, मैंने एंजल की आंखों में झांकते हुए कहा। एंजल ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और पास आकर बैठ गई। दोनों के बीच एक अनकहा संवाद था जो बिना शब्दों के भी पूरा हो रहा था। घर की दीवारें अब उन्हें देख रही थी, जैसे वे इस पल को संजोने के लिए तैयार हों। दोनों के बीच एक गहरी समझ और प्यार भरा एहसास था। कमरे की दीवारें जो पहले ठंडी और निष्प्राण थी, अब गिरीश और एंजल की हंसी ठिठोली और प्यार भरी बातों से गर्मजोशी से भर जीवंत हो उठीं। ये वही पल थे जिनकी ताक में मैं हमेशा रहा करता था, जब सारी दुनिया की परेशानियां खत्म हो जाएं और बस वो और एंजल दोनों के बीच वही सच्चा और मासूम प्यार बचा रहे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे कमरे में चली गई। मुझे लगा जैसे वक्त थम गया हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा, जैसे किसी अनदेखे रास्ते पर चलने का साहस कर रहा हूं। मैंने एंजल से पूछा, यदि तुम हमारी कहानी में एक चीज बदलना चाहो तो वो क्या होगी? अगर मैं हमारी कहानी में कुछ बदलना चाहूं, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक गहरी भावनात्मक लहर थी। तो मैं उस पल को बदलना चाहूंगी जब हम पहली बार मिले थे। उस पल जब हमने एक दूसरे को देखा था और दुनिया जैसे ठहर गई थी। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्यों? मैंने धीरे से पूछा, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हुए। उसने एक लंबी सांस भरी और कहा, क्योंकि उस पल में मैं चाहती कि हम एक दूसरे को और भी बेहतर जान पाते। मैं चाहती कि हम एक दूसरे की आंखों में अपनी पूरी कहानी देख पाते, सिर्फ पहले मिलन के पल नहीं, बल्कि उस प्यार की गहराई भी जो उसके बाद हमें एक दूसरे के करीब लाया। उसके शब्दों में एक मिठास थी, जैसे किसी पुराने गीत की पुरानी धुन जो दिल को छू जाती है। मैं चाहती कि हमारी शुरुआत और भी सुंदर होती, उसने कहा। उसकी आवाज में एक प्रेममयी दर्द था। हमारे बीच की खामोशी में, हमारे सपनों में, हमारे प्यार की शुरुआत और भी खास होती। फिर हमारे साथ बिताए हर पल और भी मूल्यवान बन जाते। उसने मेरे हाथ को धीरे से पकड़ा। उसकी उंगलियों की गर्माहट ने मेरे दिल को छू लिया। लेकिन अगर मैं बदल भी सकूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो भी मैं जानती हूं कि हर चीज की अपनी सुंदरता होती है। हमारी कहानी की हर लहर, हर मोड़,
उसे मैंने अपने दिल में हमेशा के लिए संजो लिया है। तुम्हें मुझसे प्यार क्यों हो गया? मैंने एंजल से पूछा। क्योंकि जब तुमने पहली बार मेरे लिए खाना बनाया था और दाल में नमक भूल गए थे, तब मैंने समझा कि प्यार में नमक की जरूरत नहीं होती। और सच कहूं तो तुम्हारी वो मासूमियत और बेचैनी ने मुझे हंसाया भी और रुलाया भी। यही तो प्यार है, जो हंसाते रुलाते बिन नमक भी स्वादिष्ट हो जाता है। उसने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम्हें लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं? एंजल ने हंसते हुए मेरी ओर देखा और बोली, अरे क्या बात कर रहे हो? एक दूसरे के लिए बने हैं? हम तो जैसे एक केक में बटर स्कॉच और चॉकलेट की तरह हैं। हर कोई सोचता है कि ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन सच में तो हर टुकड़ा अपनी अलग मिठास रखता है। कभी कभी तो लगता है जैसे आलू और टमाटर की सब्जी बिना मसालों के अधूरी होती है। वैसे ही तुम मेरे बिना और मैं तुम्हारे बिना। तुम मेरे लिए वो मसाले हो जो मेरी जिंदगी को स्वादिष्ट बनाते हैं, और मैं तुम्हारी प्लेट में वो टमाटर जो कभी कभी थोड़ी खटास भी ले आता है, पर बिना जिसके स्वाद अधूरा है। एंजल ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। यदि तुम्हें हमारे रिश्ते पर कोई फिल्म बनानी हो तो तुम कौन सी शैली चुनोगी? रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी, थ्रिलर या विज्ञान कथा? मैंने एंजल से पूछा। हमारे रिश्ते की फिल्म तो रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर होगी। रोमांस, क्योंकि हमारी हर मुलाकात में एक नया प्यार है। कॉमेडी, क्योंकि तुम्हारी हर छोटी मोटी गलती पर हम हंसते हैं। और थ्रिलर, क्योंकि हर बार जब तुम मुझे सरप्राइज देने की कोशिश करते हो तो मुझे लगता है जैसे कोई सस्पेंस मूवी चल रही हो। विज्ञान कथा का तो नाम मत ही लो, क्योंकि हमारी प्रेम कहानी इतनी वास्तविक और दिलचस्प है कि उसमें फैंटेसी की कोई गुंजाइश नहीं है। उसने रिप्लाई किया। बेहतर साथी बनने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? शुरुआत तो इस बात से करो कि सुबह जल्दी उठकर अलार्म को बंद कर दो, ताकि मैं 5 मिनट और सो सकूं। और हां, जब तुम किचन में जाओ तो चाय की जगह कॉफी बनाना सीख लो। वैसे तुम जैसे हो वैसे ही परफेक्ट हो, बस थोड़ा कम खर्टी लेना शुरू कर दो तो सोने में आसानी होगी। एंजल ने मुस्कुराते हुए और हल्के फुल्के व्यंग्य के साथ कहा। एंजल मेरे पास आई और उसने धीरे धीरे अपने कोमल हाथों से मेरे बालों में उंगलियां फिरानी शुरू की। उसकी छुअन में एक ऐसी मिठास थी जो मेरी नसों में एक अनकही कविता बुन रही थी। उसके बदन से आती ताजगी की खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। उसकी सांसों की गर्मी मेरे गालों को यूं छू रही थी जैसे कोई पुरानी धुन दिल को झकझोर कर रख दे। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और मैं उसके चेहरे के हर उतार चढ़ाव को महसूस कर रहा था। उसके कंपाते अधर जैसे किसी पुराने साज के तार हों, मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी गहरी नीली आंखों में देखा। उन आंखों में प्रेम का सागर उमड़ रहा था और मैं उसमें डूब जाने को तैयार था। उस रात आसमान ने अपना संपूर्ण नीलापन रात को दे दिया था और पूरी रात नीली हो गई। एंजल की उंगलियां मेरे बालों में घूम रही थी और उसका सिर धीरे से मेरे कंधे पर टिक गया। उसकी नजदीकी में वो एक खास किस्म की मिठास थी जो सिर्फ प्रेम में ही मिलती है। क्या तुम मुझसे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे? वो धीरे से फुसफुसाई। उसकी आवाज में एक संजीदा सी खामोशी थी, मानो वो जानती हो कि ये पल कभी वापस नहीं आएंगे। हमेशा मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उस एक शब्द में मैंने अपनी सारी भावनाएं भर दी थी और वो मुस्करा दी। उसकी मुस्कान में एक गहराई थी, जैसे कोई पुराने किस्से की गूंज हो जो हमें अतीत से जोड़ रही हो। रात गहराती जा रही थी और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में खो गए। बाहर आसमान में तारे चमक रहे थे और उनके बीच एक अजीब सा संगीत गूंज रहा था, जैसे हमारी कहानी को शब्द मिल गए हों और वो तारे उसे गा रहे हों। कमरे की ठंडक अब गर्मी में बदल रही थी। उसकी सांसों की तपिश मेरे शरीर में उतर रही थी और मैं उस पल को कभी खत्म ना होने देने की ख्वाहिश में खो गया था। उसके नर्म होठों का स्पर्श जैसे किसी मधुर गीत की शुरुआती धुन हो।
जो दिल में उतरकर उसे धीमे धीमे धड़कने पर मजबूर कर दे। उसकी हर एक सांस मेरे दिल में गूंज रही थी और मेरी हर धड़कन उसके नाम का संगीत बजा रही थी। हम एक दूसरे के पास बैठकर भविष्य की बातें करने लगे। मैंने उसके साथ घर बसाने का सपना देखा। उस छोटे से घर में जहां सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आकर हमारी हंसी में घुल जाती। हम उस घर में हर रोज नए सपनों को जन्म देते और उन सपनों की नींव में हमारे प्रेम का आधार होता। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसने धीरे से मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और बोली, मैं भी नहीं। आपकी आदर्श छुट्टियां कहाँ है? समुद्र तट, पहाड़ियां, संग्रहालय या वन्य जीवन? क्या आपको लगता है कि हमारे लिए अभी भी सर्वश्रेष्ठ आना बाकी है? मेरी आदर्श छुट्टियां तो ऐसी है जहां हम दोनों हो, चाहे वो समुद्र तट की रेत हो या पहाड़ियों की ठंडी हवा। लेकिन अगर तुम्हें बिना गाइड के संग्रहालय में छोड़ दूं तो हो सकता है तुम वहां से निकलने का रास्ता भी भूल जाओ। और वन्य जीवन में तो हम पहले से ही हैं, जब तुम रात को अचानक डरावनी कहानियां सुनाने लगते हो। फिर वो रोमांटिक अंदाज में बोली, और हां, हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ तो अभी आना बाकी है, क्योंकि हर नई जगह पर हमारा प्यार और गहरा होता जाएगा। चाहे हम कहीं भी जाए, सबसे खास पल तभी आएंगे जब हम साथ होंगे। कमरे के अंदर की हवा में कुछ खास था, एक नमी, एक गर्माहट जो शब्दों से परे थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कहाँ ले जाएगा, लेकिन एक बात पक्की थी, इस रात की गहराई में कुछ ऐसा छिपा था जिसे मैं अब अनदेखा नहीं कर सकता था। कमरे की नम रोशनी में एंजल मेरी ओर बढ़ी और मैंने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया। उनके जिस्म की गर्मी मेरी त्वचा में फैलने लगी, जैसे कि उनकी धड़कनें मेरे दिल में धड़कने लगी। मैंने उन्हें इतनी जोर से कसा कि उन्होंने अपनी सांस रोक ली। उनकी कशिश और मेरे इरादे मिलकर एक ऐसी दुनिया बना रहे थे जहां सिर्फ प्यार था। मेरे हाथ एंजल की मखमली बाहों पर फिसलने लगे, जैसे चांदनी रात में समंदर की लहरें किनारों को चूमती हैं। उनकी नर्म त्वचा का स्पर्श मेरे दिल में हलचल मचाने लगा, जैसे बाग में अचानक गुलाब की खुशबू फैल जाती है। हमारे बीच का हर लम्हा, हर स्पर्श मेरी आत्मा में यूं बसता गया जैसे किसी शायर की गजल में लफ्ज बस जाते हैं। कमरे में सिर्फ हमारी सांसें और दिल की धड़कनें गूंज रही थी, जैसे किसी साज की मीठी धुन रात की खामोशी को चीर रही हो। वो लम्हे जैसे एक हसीन ख्वाब था जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता था। हर स्पर्श में एक नया रहस्य खुल रहा था, जैसे चांदनी रात में समंदर की लहरें किनारों से कहानियां कहती हैं। रात केगराने के साथ ही हमारे बीच का रोमांस और भी गहरा होता चला गया। उस रात ने हमें एक नई दुनिया में पहुंचा दिया, जहां प्यार और इरादों का नशा अपनी पूरी शिद्दत के साथ हावी था। हर लम्हा, हर एहसास जैसे दिल की गहराइयों से निकला एक मधुर गीत था जो हमारी रूहों को छू रहा था। वो रात एक ऐसी जादुई रात थी जहां हमारे दिलों ने एक दूसरे को पाया और हम उस खुमार में डूबते चले गए। एक किस कर सकता हूं? धीरे से एंजल की तरफ झुकते हुए मैंने कहा, क्या तुम्हें किस की जरूरत है? ये कहते हुए एंजल धीरे धीरे मेरे नजदीक आ गई और मुझसे सटकर बैठ गई। उसने मेरे कान में धीरे से कहा और अपनी आंखें बंद कर ली, तुम्हारे पास होने का एहसास ही बहुत खास है। तुम्हारे साथ ये पल और भी खास हो जाता है। मैंने एंजल के गाल को धीरे धीरे छुआ और उसके बालों को पीछे किया। एंजल ने हल्की मुस्कान के साथ आंखें खोली और दोनों की नजरें मिली। रहे, तुम्हारी आंखों में खो जाने का मन करता है तो फिर खो जाओ, आज की रात हमारी है। मैंने धीरे धीरे एंजल के होठों को चूमा। मैंने और एंजल ने एक दूसरे का हाथ पकड़े रखा और एक दूसरे की आंखों में देखते। तुम्हारे साथ बिताए ये पल मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें हैं। मैंने एंजल से पूछा, प्यार में पढ़ना आपको कैसा लगता है? एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार में पढ़ना मेरे लिए एक एडवेंचर जैसा है।
जैसे बिना मानचित्र के जंगल में चलना। कभी तो तुम मुझे चाय के जादू से चौंका देते हो और कभी तुम्हारी बेतरतीब बातें मेरे दिमाग को गड़बड़ा देती है। लेकिन सब कुछ मिलाकर ये एडवेंचर न सिर्फ रोमांचक है बल्कि बहुत मजेदार भी। तुम्हारे साथ हर दिन एक नई कहानी की तरह लगता है। वो कौन सा खेल है जो ओलंपिक खेल नहीं है लेकिन हमारे बीच हर दिन होना चाहिए? एंजल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो खेल है किसिंग डुअल्स। हर दिन की शुरुआत और अंत एक प्यारी सी किस से होती है, जिससे न केवल हमारा मूड ठीक रहता है बल्कि दिन भर के लिए ऊर्जा भी मिलती है। इसे ओलंपिक में शामिल किया जाए या नहीं, पर हमारे लिए ये रोज का अनिवार्य खेल है। मैंने एंजल से पूछा, आप हमारे पहले किस का वर्णन कैसे करेंगे? एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो तो एक अनमोल अनुभव था, जैसे एक छोटे बच्चे ने पहली बार चॉकलेट का स्वाद चखा हो। हमारी पहली किस जैसे किसी रोमांटिक फिल्म का हाईलाइट सीन था। थोड़ा नर्वस, थोड़ा इमोशनल और पूरी तरह से अद्भुत। ये एक ऐसा पल था जब मैंने महसूस किया कि इस प्यारे से एहसास के साथ हमारी कहानी की शुरुआत ने मेरे दिल को नया रंग दे दिया। मुझे देखकर तुमने सबसे पहले क्या सोचा? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मेरे दिमाग में बस यही आया कि ये तो वही है जिसकी तलाश में करती रही हूं। तुम्हारी मासूमियत और वो खास सी झलक ने मेरे दिल को छू लिया और मैंने सोचा, यही वो व्यक्ति है जो मेरी जिंदगी में कुछ खास रंग भरने वाला है। एंजल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूं और कहूं कि हमारे लिए कुछ लाओ तो तुम क्या लोगी? एंजल ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तो उस पैसे से हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट की एक रोमांटिक ट्रिप बुक करूंगी, जहां हम दोनों साथ में कुछ यादगार पल बिता सके, भले ही मैं असम में पोस्टेड हूं। बाकी पैसे का एक हिस्सा एक सुंदर आशिकाना डिनर और तुम्हारे लिए एक खास गिफ्ट पर खर्च करूंगी, ताकि तुम्हें भी पता चले कि तुम्हारे साथ बिताए पल मेरे लिए कितनी अनमोल है। उसने कहा, तो फिर चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की रोमांटिक ट्रिप पर। मैंने कहा, 2 नॉर्थ ईस्ट में हम एक। स्थान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। सुबह का वक्त है और आसमान हल्की धूप और बादलों के साथ सुनहरा नजर आ रहा है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की हलचल के बीच में और एंजल हाथ में हल्के बैग लिए बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों के चेहरे पर उत्साह की झलक है। ये सफर हमारे लिए खास जो होने वाला था, ये सफर हमारे लिए बहुत यादगार होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती, तुम्हारा साथ, मुझे यकीन है कि ये हमारे लिए खास होगा। मैंने कहा, यस। दिल्ली की हलचल को पीछे छोड़कर अब बस हमें इस सफर का आनंद लेना है। सोचो, नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती व ताजगी, वहां की हरियाली। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हम जा रहे हैं। बोर्डिंग गेट से होते हुए दोनों फ्लाइट में सवार हो गए। फ्लाइट के भीतर की हलचल में भी दोनों के बीच एक गहरी शांति थी। एंजल खिड़की वाली सीट पर बैठी और गिरीश उसके बगल में। जैसे ही फ्लाइट ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया, एंजल ने बाहर झांका। उसकी आंखों में उम्मीदों की एक अलग सी चमक थी जो इस सफर को और खास बना रही थी। फ्लाइट ने अब आसमान में ऊंचाई पकड़ ली थी। नीचे का दृश्य धुंधला हो गया था और आसमान के ऊपर सिर्फ बादल और सूरज की किरणें थी। एंजल खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुरा रही थी, जैसे हर बादल उसके लिए एक नया सपना लेकर आ रहा हो। फ्लाइट के अंदर की ठंडी हवा और बाहर के सुहाने मौसम ने हमारे बीच की बातें और भी खास बना दी। हम दोनों जानते थे कि ये सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि ये हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। जब हम उतरे तो गुवाहाटी में दोपहर का समय था। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और बूंदाबांदी हो रही थी। गुवाहाटी की सड़कें भीगी हुई और इस बारिश नए शहर के माहौल में एक अद्भुत ताजगी भर दी थी। गुवाहाटी की हल्की हल्की बारिश ने मौसम को और भी सुहाना बना दिया था। गुवाहाटी का मौसम देखकर एंजल की मुस्कान और भी चमकदार हो गई थी, शायद मुझे साथ पाकर। हमारे बीच का मौन शब्दों से ज्यादा कुछ कह रहा था। कुछ पलों बाद हमने उस रेस्टोरेंट की ओर रुख किया
जो हमारे रोमांटिक लंच के लिए पहले से ही तैयार था। शाही दरबार रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर हमने एक दूसरे की आंखों में झांका, जैसे इस पल को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हो। अंदर कदम रखते ही वहां की सजावट ने हमें अपने ख्यालों में डुबो दिया। रेस्टोरेंट में बिखरी ताजे फूलों की महक और धीमे धीमे बजता मधुर संगीत हमारे दिलों की धड़कनों के साथ ताल मिला रहा था। तुम्हें यह जगह कैसी लग रही है? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। एंजल ने चारों ओर नजर दौड़ाई और एक मुस्कान के साथ बोली, ये तो बिल्कुल वैसी है जैसी मैं सोचती थी, शायद और भी खूबसूरत। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी, जिसे देख मैं भी मुस्कुरा उठा। हमने खिड़की के पास वाली टेबल चुनी, जहां से बाहर का खूबसूरत नजारा दिख रहा था। सूरज की हल्की किरणें हमारी टेबल पर गिर रही थी, जिससे माहौल और भी रोमांटिक हो गया था। मैंने मेन्यू उठाया और उसे देखते हुए पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? क्या खाना चाहोगी? मुझे तो कढ़ाई पनीर और तंदूरी रोटी बहुत पसंद है, एंजल ने बताया। तुम्हारी पसंद तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मैंने चुटकी ली, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खास ऑर्डर करना चाहता हूं। शाही केसरी पनीर, जो मेरी पसंदीदा डिश है। उम्मीद है तुम्हें भी पसंद आएगी। एंजल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम्हारी पसंद की कोई चीज मुझे भला कैसे नापसंद आएगी? हमने ऑर्डर दिया और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। तो मैंने धीरे से कहा, ऑफिस कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है ना? एंजल ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, ऑफिस तो ठीक है, लेकिन दिन भर के काम के बाद यहां तुम्हारे साथ समय बिताना सबसे सुकून भरा लगता है। तुम्हारे साथ बिताया हर पल खास होता है। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। तुम्हारे साथ वक्त बिताना मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा हिस्सा है। शायद इसी वजह से हर दिन तुम्हारे साथ बिताने का इंतजार रहता है। थोड़ी देर बाद हमारी ऑर्डर की गई डिशेस टेबल पर पहुंच गई। उनसे उठती खुशबू ने हमारी भूख और बढ़ा दी। मैंने पहले उसकी प्लेट में शाही केसरी पनीर और तंदूरी रोटी परोसी और फिर अपनी। हम दोनों ने साथ मिलकर खाना शुरू किया। मैंने शरारती अंदाज में कहा, तुम्हारे बिना यह खाना उतना स्वादिष्ट नहीं लगता। तुम्हारे साथ होने से ही सब कुछ खास बन जाता है। तुम भी ना हमेशा मुझे खुश करने के बहाने ढूंढते रहते हो, लेकिन सच कहूं, तुम्हारे साथ ये खाना वाकई में और भी स्वादिष्ट हो गया है। हमारी हंसी मजाक और हल्की फुल्की बातें चलती रहीं, जैसे समय की कोई बंदिश ही न हो। हमने अपने भविष्य के बारे में भी बातें की और नए सपनों को बुने। वो अपनी आंखों में सपने और उम्मीदों की चमक लिए बोल रही थी और मैं उसकी बातें सुनते हुए मनाता रहा था कि उसकी ये चमक हमेशा कायम रहे। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे और भी सुकून देता है, मैंने कहा। मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे प्यारा और खुशनुमा एहसास तुम्हारे साथ रहना है। एंजल ने धीरे से मेरा हाथ थामा और कहा, मैं भी यही महसूस करती हूं। तुम्हारे साथ रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून है। लंच के बाद हमने मिठाई का आनंद लिया, जिसमें चॉकलेट ब्राउनी और आइसक्रीम शामिल थी। मिठाई की मिठास ने हमारे इस लंच को और भी मीठा बना दिया। हम दोनों ने एक दूसरे को खिलाने के बाद मिठाई खाई और हर पल को खास बनाया। जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो बारिश रुक चुकी थी। मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और वो मुस्कुराते हुए मेरे हाथ को थाम कर करीब आ गई। हमने धीरे धीरे चलते हुए रेस्टोरेंट से बाहर का रास्ता तय किया। बारिश की बूंदों ने हमारे रोमांटिक लंच को और भी यादगार बना दिया था। शायद ये लंच हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक था, मैंने कहा। एंजल ने हल्के से मेरे कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा, हां, ये लंच और ये पल हमेशा हमारे दिलों में संजोए रहेंगे। भाग 3, नॉर्थ ईस्ट में हम दो। अगले दिन सुबह की पहली किरणें जब गुवाहाटी की गलियों में चमकने लगी, तब तक हम दोनों की यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी। गुवाहाटी से शिलांग की सड़कें जैसे एक रहस्यमयी दास्तान की शुरुआत थी। हमारे दिल में एक अदृश्य उत्सुकता थी जो हर मोड़ पर बढ़ रही थी। गाड़ी की खिड़कियों से बाहर झांकते हुए
हम उन हरे भरे परिदृश्यों को देख रहे थे जिन्हें एक चित्रकार ने अपनी कूची से उकेरे थे। शिलांग की ओर जाते हुए रास्ते में चाय के छोटे छोटे ढाबे, घने जंगल और बर्फ से ढके पहाड़ों का दृश्य मन को मोह लेने वाला था। एंजल ने खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जैसे हमारी यात्रा की शुरुआत भी एक नए अध्याय की तरह है। उनके शब्दों में एक जादू था जो हर दृश्य को और भी सुंदर बना रहा था। सुंदर पहाड़ियों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर मधुर संगीत के साथ फर्राटा भरती हमारी गाड़ी गुवाहाटी से शिलांग की ओर 85 किलोमीटर का रास्ता कब तय कर गई, हमें पता भी न चला। मेघालय की हरी भरी वादियों में हमारी यात्रा की शुरुआत किसी रोमांटिक फिल्म के सीन की तरह हुई। बादलों का घर कहे जाने वाले इस प्रदेश में हम दोनों, मैं और एंजल, हाथों में हाथ डाले मस्ती से घूमते फिर रहे थे। एंजल ने बादलों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, जैसे ये बादल हमें घेरने आए हैं। लगता है हम किसी परी लोक में आ गए हैं। और तुम परी हो ही ना? एंजल ने मेरी बात पर जोर से ठहाका लगाते हुए कहा। और तुम क्या सोचते हो, ये परी सिर्फ आसमान में उड़ती है? मुझे देखो, इस पहाड़ी पर चढ़कर भी तुम्हारे साथ मस्ती कर रही हूं। हम दोनों ठंडे पानी में पैर डालकर बैठे और हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मेघालय की वादियों में हम सिर्फ प्रकृति की सुंदरता ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ जी भरकर मस्ती का लुत्फ भी उठा रहे थे। शिलांग शहर प्रवेश में करने से 15 किमी पहले हमारे ड्राइवर ने गाड़ी थोड़ी धीमी की। हमने देखा सड़क के दाईं ओर एक बहुत बड़ा जलाशय दिखाई दे रहा था। ड्राइवर ने बताया कि ये उमियाम लेक है। इसे उमियाम झील या बड़ा पानी झील भी कहा जाता है। हम उमियाम झील के किनारे पहुंचे, जहां चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैली थी। रात की ठंडक ने हमें अपने भीतर समेट लिया था, जैसे एक अदृश्य पंछी ने हमारे चारों ओर अपने पंख फैला दिए हों। झील का पानी स्थिर था, मानो समय खुद वही ठहर गया हो, और उसमें पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी महिमा में प्रतिबिंबित हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने झील के गर्भ में एक विशाल चांदी का सिक्का डाल दिया हो, जो चमकते हुए किसी अलौकिक संसार की कहानी बयां कर रहा हो। हम दोनों धीरे धीरे झील के किनारे बने पत्थरों की ओर बढ़े और उनमें से एक पर बैठ गए। उन पत्थरों पर दूधिया चांदनी इस तरह बिखरी हुई थी जैसे किसी दिव्य हाथ ने उन्हें चांदी के रंग में रुपहला रंग दिया हो। हर पत्थर की सतह से मानो एक रहस्यमय उजाला फूट रहा हो, जो हमें अपने मोहपाश में बांध रहा था। मैंने चुपचाप एंजल की ओर देखा। उसकी आंखें झील की ओर थी, लेकिन उसमें छिपे विचार कहीं और ही भटक रहे थे। मुझे लगा कि इस खामोशी को तोड़ने का यही सही समय है। क्या तुमने कभी चांद को ध्यान से देखा है? मैंने उसकी ओर मुड़कर धीमे से पूछा। एंजल की आंखें थोड़ी देर के लिए मेरी आंखों से मिली। उस क्षण में ऐसा लगा मानो उसके भीतर भी कोई चुपचाप बसा सवाल जाग गया हो, जिसे वो अब तक छिपाए हुए थी। लेकिन फिर वह मुस्कुराई और उसकी दृष्टि फिर से चांद की ओर लौट गई, जो अब भी उसी स्थिरता से झील के पानी पर तैर रहा था। इसके बाद हम नोह कलिकाई वाटरफॉल देखने गए। वहां की अद्भुत ऊंचाई और बहते पानी ने हमें मोहित कर दिया। मैंने एंजल की ओर देखा और कहा, एंजल, इस झरने की तरह हमारे प्यार का भी अंत नहीं होना चाहिए। एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, हां गिरीश, और जैसे इस झरने की हर बूंद जीवन को ताजगी देती है, वैसे ही तुम्हारी हर बात मेरे जीवन को खुशी से भर देती है। फिर हम दोनों शिलांग पीक की ओर बढ़े। ऊंचाई पर पहुंचते ही मैंने कहा, वाह एंजल, इस ऊंचाई से देखो, हमारी प्रेम कहानी इतनी ऊंची और पवित्र हो गई है। एंजल ने हंसते हुए कहा, हां गिरीश, और अगर मैं गिर गई तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, हमेशा के लिए। एंजल, जब तुम पास होती हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। गिरीश, तुम्हारे बिना ये दुनिया सूनी सी लगती है, बिना रंग की हो जैसे। तुम्हारे बिना जीना भी नहीं आता, तुझसे ही तो जीना है। मैंने कहा, तू मेरे जीवन की बरसात है, जो हर पल मुझे तरोताजा कर देती है। तेरे बिना ये दिल उदास हो जाता है,
जैसे बिना बरसात के बादल। मैंने कहा, गिरीश, तेरे बिना जिंदगी अधूरी है, जैसे बिना बरसात के धरती सूनी है। उसने, तेरी हंसी में वो मिठास है जैसे बारिश की पहली बूंद में होती है। मैंने कहा, हम दोनों मेघालय की सर्पीली सड़कों पर गाड़ी में बैठे थे और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई विशालकाय पहाड़ हमें अपनी बाहों में समेटे ले जा रहा हो। बाहर का नजारा एकदम हरा भरा था और एंजल ने खिड़की से बाहर देखते हुए मजाक में कहा, यार, ऐसा लगता है कि भगवान ने हरा रंग खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट मेघालय वालों को दे दिया हो। मैंने हंसते हुए कहा, और हम जैसे दो रंग बिरंगे प्राणी इस हरे भरे संसार में भूल से आ गए हैं। तभी अचानक सामने से एक झरना नजर आया। उसकी खूबसूरती देखते ही एंजल ने कहा, वाह, ये जगह तो ऐसी है जैसे फिल्म का सेट हो और हम दोनों हीरो हीरोइन बनकर घूम रहे हों। बस, मैंने आंख मारते हुए कहा, अब पृष्ठभूमि में रोमांटिक गाना भी बजना चाहिए। एंजल ने आंखें नचाते हुए जवाब दिया, बजने दो, लेकिन मैं गाने के बजाय झरने में धक्का मारने के मूड में हूं। चेरापूंजी के उमसिंग पार्क में बारिश की फुहारों में भीगते हुए एंजल ने मुझे कहा, गिरीश, ये जगह तो किसी सपने जैसी है। यहां के बादलों में खो जाने का मन करता है। मैंने ने हंसते हुए कहा, हां एंजल, सच में लगता है जैसे हम बादलों में नहीं, तुम्हारी बाहों में खो गए हैं। वैसे कहते हैं, जब प्रेमी जोड़ा साथ हो तो हर जगह चेरापूंजी हो जाती है। एंजल ने शरारती हंसी के साथ जवाब दिया, तो फिर इस बारिश को भी हम अपनी रोमांटिक कहानी का हिस्सा बना लेते हैं। मैंने मजाक में कहा, बिल्कुल, जैसे तुम और ये बारिश दोनों ही कभी थमते नहीं। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हादसा हो। अच्छा, मेरे पास भी एक पंचलाइन है, दिल को दिल से राह मिलती है और जब राह बंद हो जाए तो दिल बंद हो जाता है। उसके इस मजाक पर हम दोनों की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 2 दिन मेघालय में बिताने के बाद हम अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। अरुणाचल प्रदेश की सर्द शाम में जब हम होटल के अंदर दाखिल हुए तो जैसे बाहरी दुनिया कहीं पीछे छूट गई। होटल की सजावट में वो सादगी थी जो हमें पहली नजर में भा गई। दीवारों पर हाथ से बने चित्र, लकड़ी के फर्नीचर की खुशबू और खिड़की से दिखता पहाड़ों का विशाल विस्तार, हर चीज हमें एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। हमारे कमरे में दाखिल होते ही एंजल ने खिड़की की तरफ रुख किया। पहाड़ों की चोटियां सफेद धुंध से ढकी हुई थी और आसमान में हल्का गुलाबी रंग फैल चुका था। मैंने दरवाजा बंद किया और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो मैंने पहले भी कई बार देखी थी, एक जादुई चमक जो मुझे हमेशा उसकी ओर खींच लाती थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। एंजल ने एक पल के लिए मेरी ओर देखा और फिर खिड़की से बाहर झांकते हुए बोली, ये जगह जैसे हमें खास बनाने के लिए बनी हो। मैं उसकी नजरों को पकड़ते हुए मुस्कुराया, या फिर शायद हम ही इस जगह को खास बना रहे हैं हो। एंजल ने हंसते हुए मुझे देखा और बोली, तुम हमेशा से ही बहुत बातें बनाने वाले रहे। मैंने उसकी बात पर हल्का सा हंस दिया और फिर उसके पास आकर उसे कमर से अपने करीब खींचा। हमारे बीच की दूरी जैसे मिट सी गई। कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर से आती ठंडी हवा हमारे बीच की गर्मी को और भी बढ़ा रही थी। मैंने उसके बालों में हाथ फिराया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, शायद बातें बनाना मेरी आदत हो, लेकिन आज ये पल असली है और मैं चाहता हूं कि इसे हमेशा के लिए याद रखूं। एंजल ने मेरी बाहों में झूलते हुए मेरी आंखों में देखा और धीरे से बोली, मुझे लगता है कि हमारे बीच हर पल खास होता है, लेकिन आज कुछ अलग है। मैंने उसकी बात पर हामी भरी और उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। हमारी सांसें एक दूसरे की सांसों में मिल रही थी। कमरे का सन्नाटा हमें और करीब ला रहा था। मैं उसके होठों के पास झुककर बोला, तुम मेरे लिए कितनी खास हो, यह बताने के लिए शायद शब्द कम पड़ जाए। एंजल ने धीरे से मेरी बात काटते हुए कहा, शब्दों की जरूरत नहीं है, बस तुम हो और मैं हूं
उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने उसे और करीब खींचा और फिर हम दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे को महसूस किया। बाहर की ठंडी हवा, कमरे में बजता हल्का हल्का संगीत और हमारे बीच की नजदीकियां, ये सब जैसे समय को रोक देने का आह्वान कर रहे थे। होटल के कमरे की दीवारों ने हमारे बीच की खामोशियों और उन बातों को सुना जो हमने कभी कहे बिना एक दूसरे से कही। उस पल में सब कुछ जैसे ठहर सा गया था, सिर्फ मैं, एंजल और हमारा प्यार। सूरज की सुनहरी किरणें शाम को अपने रंग में रंग चुकी थी। मैं अपनी लेखनी में खोया हुआ था जब अचानक मेरे फोन पर एक हल्की सी कंपन हुई। स्क्रीन पर एंजल का नाम चमक रहा था। मॉल के बाहर खड़ी हूं। आ जाओ, अब लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। उसके मैसेज में एक अद्भुत रोमांच और सादगी का मेल था। मैंने जल्दी जल्दी अपनी चीजें समेटी और दरवाजे की ओर बढ़ा। बाहर निकलते ही ठंडी हवा के झोंके ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। रास्ते में मैं सोचता रहा, एंजल की मुस्कान, उसकी बातें और वो अनोखा समय जो हमने साथ बिताया था। मॉल के बाहर एंजल नीली ड्रेस में खड़ी थी। उसकी मुस्कान चांदनी रात की तरह खिली हुई थी। तुम आ गए, उसने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। हमने कार में बैठकर शहर की हलचल से दूर निकलने का मन बनाया। धीरे धीरे शहर की लाइट्स पीछे छूटने लगी और हम हाईवे पर आ गए। सड़क के किनारे लगे पेड़ और लैंप पोस्ट पीछे छूटते जा रहे थे, जैसे समय भी हमारे साथ एक रिदम में बह रहा हो। हम दोनों ने कोई बात नहीं की, सिर्फ एक दूसरे के साथ होने का एहसास ही काफी था। रेडियो पर एक धीमा सा गीत बज रहा था जो हमारी कहानी को और भी रोमांटिक बना रहा था। रास्ते में हमने एक छोटे से ढाबे पर चाय पीने का निर्णय लिया। ढाबे की मध्यम रोशनी में एंजल की आंखें और भी गहरी लग रही थी। उसकी हर बात में एक सादगी थी, एक जादू था जो मुझे खींचे ले जा रहा था। हमारी ये लॉन्ग ड्राइव सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि हमारी कहानी का एक नया अध्याय था, जहां हर मोड़ पर एक नया रोमांच, एक नई मुस्कान हमारा इंतजार कर रही थी। रात के अंधेरे में हमारी गाड़ी शहर की चमचमाती रोशनी को पीछे छोड़ते हुए हरे भरे रास्तों पर चल रही थी। ये लॉन्ग ड्राइव हमारे लिए सिर्फ एक सफर नहीं थी, बल्कि हमारी कहानी का एक नया अध्याय थी। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, एक नया रोमांच और एक नई मुस्कान हमारा इंतजार कर रही थी। मैंने उनकी पसंदीदा जगहों को ध्यान में रखते हुए ये सफर प्लान किया था। एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में स्थित होटल में हमारे लिए एक सुंदर सा कमरा बुक कर रखा था। रास्ते में हमने पसंदीदा गाने सुने और उन गीतों की मधुर धुनों में खो गए। रास्ते के दोनों ओर घने पेड़ थे, जिनके बीच से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी जादुई दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। होटल पहुंचने पर मैंने एंजल के लिए एक खास सरप्राइज रखा था। कमरे में दाखिल होते ही वहां पर गुलाब की पंखुड़ियों से सजी हुई एक सुंदर सी टेबल थी, जिस पर उनके पसंदीदा व्यंजन रखे थे। रोशनी मध्यम थी और एक रोमांटिक गीत धीमी आवाज में बज रहा था। उनके चेहरे पर उस पल की खुशी को देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया। रात के खाने के बाद हम होटल की बालकनी में बैठे थे। ठंडी हवा हमारे चेहरों को छू रही थी और आसमान में अनगिनत तारों की जगमगाहट हमें एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। मैंने उनका हाथ थामा और दिल की गहराइयों से उन्हें बताया कि बिना वफा के प्यार की कल्पना नहीं की जा सकती। उनकी वफादारी ही वो चीज थी जिसने हमें एक दूसरे के साथ बनाए रखा। भाग 4, नॉर्थ ईस्ट में हम तीन। सर्दी की हल्की हल्की गुनगुनाहट कमरे में तैर रही थी और मैं वही खड़ा था, जैसे समय थम गया हो। दरवाजे से धीमे कदमों से एंजल कमरे में दाखिल हुई। चेहरे पर एक थकान का साया और होठों पर फीकी सी मुस्कान। उसकी आंखों में कुछ अनकहा सा था, कुछ ऐसा जो उसने कहने की कोशिश नहीं की, लेकिन ऐसा उसके हर भाव में झलक रहा था। मैंने उसकी ओर बढ़कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया,
जैसे दो आत्माएं एक हो रही हों। उसकी पतली पतली बाहें मेरी कमर के चारों ओर कस गई और एक क्षण के लिए दुनिया की सारी उलझनें और सारी चिंताएं इस आलिंगन में विलीन हो गई। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर धीरे धीरे सरकती हुई रुकी, जैसे वह इस पल को अपने भीतर गहराई से उतार लेना चाहती हो। एंजल ने अपना सिर मेरे कंधे पर टिकाया। उसकी सांसों की गर्मी मेरी त्वचा से होकर मेरे दिल तक पहुंच रही थी। उसके बदन की थकी हुई सी खुशबू, जो ऑफिस की भागदौड़ में दब गई थी, अब कमरे में फैलने लगी। मैं महसूस कर सकता था कि वो इस पल में हर सांस के साथ मुझे महसूस कर रही थी, मेरी उपस्थिति को अपनी आत्मा में बसाने की कोशिश कर रही थी। उसकी थकी हुई आंखों के नीचे हल्की सी स्याह परछाइयां थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, एक ऐसी चमक जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। वो चाहती थी कि ये पल ठहर जाए, कि ये आलिंगन उसकी थकी हुई आत्मा के लिए एक आरामदायक जगह बन जाए। तुम्हारी खुशबू, एंजल ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में थकान और सुकून का अनूठा मिश्रण था। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता का एक छोटा सा सागर लहराने लगा। मैंने हल्के से उसके माथे को चूमा और उस एक पल में ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी जटिलताएं, सारे सवाल और सारे अधूरे जवाब कहीं दूर छूट गए हों। केवल हम थे एक दूसरे के पास, एक दूसरे के आलिंगन में। उस रात में होटल के कमरे का हर कोना जैसे एक अलग ही दुनिया में बदल गया था। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, जो दीवारों पर हमारे प्रेम की छायाएं बुन रही थी। टेबल पर एक ही थाली में रखा हुआ खाना, जिसमें से उठती भाप और मसालों की सुगंध हमारे बीच की दूरी को पिघला रही थी। हम दोनों ने बगैर कुछ कहे ही एक साथ खाना खाना शुरू किया। एंजल का हाथ जब मेरे हाथ से टकराया तो दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों में गहराई थी, मानो वो खुद एक समुंदर हो और मैं उसमें धीरे धीरे डूब रहा था। खाना खत्म करने के बाद हम खिड़की के पास बैठ गए। बाहर का आसमान गहरे नीले रंग का था, जैसे कि उसमें रात ने अपनी सारी गहराई और शांति उड़ेल दी हो। देखो, एंजल ने धीरे से कहा और आसमान की ओर इशारा किया। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया और देखा कि एक तारा टूटकर विलीन हो गया था। उस पल में मुझे ऐसा लगा जैसे आसमान भी हमारे प्रेम का साक्षी बन रहा हो, जैसे वो तारा हमारी ख्वाहिशों का पैगाम लेकर चला गया हो। अगले दिन मैंने और एंजल ने अपनी अरुणाचल प्रदेश की रोमांटिक यात्रा शुरू की, जहां हमें सुरम्य पहाड़, बर्फीली धुंध, प्रसिद्ध बौद्ध मठ, दरें और शांत झीलें देखने को मिली। ये यात्रा हमारे लिए बहुत खास थी और दोनों इसे यादगार बनाने के लिए उत्साहित थे। जब हम रोइंग पहुंचे तो साफ सुथरी नदियों और बर्फ से ढके पहाड़ों ने उनका स्वागत किया। मैंने एंजल की ओर देखते हुए शायराना अंदाज में कहा, तेरी आंखों की चमक से भी ज्यादा साफ है यहां की नदियां, और तेरे प्यार से भी गहरे हैं यहां के पहाड़। ये नदियां बहती है जैसे हमारे दिलों के बीच का एहसास। हर झरना गाता है प्रेम का गीत, हर बूंद में है तेरी मिठास। ये शांत वादियां जैसे हमारे दिलों का मेल, तेरे साथ हर सफर है खास, गिरीश जैसे प्रेम का खेल। एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह गिरीश, यहां की खूबसूरती के साथ साथ तुम्हारी शायरी भी कमाल है। वैसे सच में ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। तवांग मठ की ओर बढ़ते हुए मैंने एंजल से मजाक में कहा, एंजल, क्या पता यहां के मतवासी भी हमारी तरह रोमांटिक हो जाएं और हमसे कुछ शायरी सीख लें। गिरीश, अगर ऐसा हुआ तो हम तवांग मठ के पहले शायरी गुरु बन जाएंगे। एंजल, इन पहाड़ों की खूबसूरती के सामने तुम्हारी खूबसूरती भी फीकी पड़ जाती है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये बात तुम सच में मानते हो तो इसका मतलब तुमने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। सच कहूं तो तुम्हारी खूबसूरती ऐसी है कि मैंने खुद को देखना छोड़ दिया। वाह, क्या बात है। लेकिन एक बात बताओ, ये सब बातें तुम दिल से कह रहे हो? उन्होंने कहा, दिल से,
और दिल भी ऐसा कि तुम्हें देखे बगैर धड़कना ही भूल जाए। तुम्हारी हंसी उस झरने की तरह है जो मेरी जिंदगी में मीठा संगीत घोल देती है, और तुम्हारी बातें उन फूलों की तरह जो कभी कभी कड़ी धूप में भी खिल उठते हैं। एक बात और कहूं गिरीश, तुम अपने ख्वाब मुझे दे दो, मैं उन्हें अपने सीने में छुपाकर पलकों पर सजाकर रखूंगी। जब तक पूरे न हो जाए उनकी हिफाजत करूंगी। कुछ तो बोलो, मुझे तुम्हारी चुप्पी बहुत चुभती है, उसने कहा। सांगेसर लेक पर पहुंचते ही बर्फीली धुंध ने हम दोनों को घेर लिया। मैंने कहा, यह धुंध हमारे प्यार को और भी रोमांटिक बना रही है। हाँ, और इस झील की तरह हमारी मोहब्बत भी बर्फ सी ठंडी और सुकून देने वाली है, एंजल ने जवाब दिया। जीरो वैली की खूबसूरती देखते ही मैंने कहा, एंजल, ये वैली हमारे प्यार की गहराई को बयां कर रही है। यहाँ का शांत वातावरण हमारे दिलों की तरह ही शांत और खुशहाल है। गिरीश, तुम्हारी बातें और ये वादियां दोनों ही मेरे दिल को खुश कर देती है। वैसे यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता सच में बेमिसाल है, एंजल ने हंसते हुए कहा। एंजल, इस नदी की धाराओं में बहती है हमारी मोहब्बत, और इस बहाव में हम दोनों मिलकर जीवन की हर कठिनाई को पार करेंगे, एंजल ने शायराना अंदाज में जवाब दिया। एंजल, अगर रात को डर लगे तो बता देना, मैं सुपरमैन बन जाऊंगा, कैंपिंग के दौरान मैंने मजाक में कहा। और अगर सुपरमैन थक जाए तो मैं उसे कहानियां सुनाकर सुला दूंगी। अरुणाचल प्रदेश की रंग बिरंगी संस्कृति को देखते हुए मैंने कहा, एंजल, यहां की संस्कृति हमारी जिंदगी की तरह रंग बिरंगी है। हाँ, और हर रंग हमें नई खुशियां और अनुभव देता है। इसके बाद हमारा पड़ाव तवांग मॉनेस्ट्री था। वहां हम दोनों शांति की अनुभूति कर रहे थे। गिरीश, यहां की शांति हमारे रिश्ते को और मजबूत बना रही है, उन्होंने हंसते हुए कहा। हाँ, और यहां की सुंदरता तुम्हारी सुंदरता को टक्कर दे रही है। तवांग की खूबसूरत झील, सांगेसर, माधुरी लेक पर चलते हुए मैंने मजाक में पूछा, एंजल, अगर ये झील तुम्हारी खूबसूरती से जलन करे तो मैं उसे बता दूंगी कि तुम्हारी तारीफें मेरी खूबसूरती को और बढ़ा देती है। जंगल सफारी के दौरान एक हिरन देखकर एंजल ने कहा, गिरीश, देखो ये हिरन कितना सुंदर है। एंजल, ये हिरन तो तुम्हारी तारीफ कर रहा है कि तुम उससे भी सुंदर हो, एंजल ने हंसते हुए जवाब दिया। ओ गिरीश, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम्हारी बातों में मिठास है जैसे यहां की चाय में, और तुम्हारी हंसी में वो मिठास है जो इस यात्रा को और भी खास बना दे रही है। दिन धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान पर हल्की हल्की सुनहरी आभा बिखरने लगी थी। हम दोनों पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव में ठहरे थे। मैं और एंजल उस शांत झील के किनारे बैठे थे, जहां से दूर तक फैली प्रकृति की खूबसूरती हर ओर बिखरी पड़ी थी। हवा में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे पहाड़ों ने उसे अपनी गोद में समेट लिया हो। मैंने अपना कैमरा उठाया और चारों ओर नजर घुमाई। जैसे ही कैमरे का लेंस दूर तक फैली दूधिया रंग के पानी पर गया, मैं उसकी सुंदरता से सम्मोहित हो गया। कैमरे के स्क्रीन पर जो नजारा था वो किसी स्वप्न से कम नहीं था। दूर दूर तक फैली हुई नदी जो किसी चांदी की धारा जैसी चमक रही थी, उसके किनारे ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़ जो मानो आसमान को छूने की कोशिश कर रहे थे। पहाड़ों की चोटी पर बर्फ का सफेद रंग भी धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में ढल रहा था। मैंने कैमरा नीचे रखा और एंजल की ओर देखा। वो भी इस नजारे को देख रही थी। उसकी आंखों में असीम शांति और सुकून था, जैसे ये दृश्य उसकी सारी परेशानियों को बहा ले गया हो। कितना सुंदर प्राकृतिक नजारा है ना? मैंने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा। एंजल ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक चमक थी। हाँ, ये जगह मानो स्वर्ग की कोई तस्वीर है। लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों, जहां बस शांति और सुंदरता का ही वास है। अरुणाचल प्रदेश की सुरम्य पहाड़ियों में हमारी गाड़ी धीरे धीरे धुंध में खोती जा रही थी। बर्फीली हवाएं
और चारों ओर फैली सफेदी रोमांच को बढ़ा रही थी। एंजल ने अचानक ठिठोली करते हुए कहा, गिरीश, तुम्हें पता है, अगर यहां हमें कोई यति या बर्फ का आदमी मिल जाए तो क्या करोगे? अरे, यति मिला तो उससे तुम्हारी ही सिफारिश कर दूंगा कि इसे पकड़ो, मेरी जान के पीछे पड़ी रहती है। मैंने मजाकिया लहजे में जवाब दिया। एंजल ठाका मारकर हंसी। वाह, तुम तो खुद को हीरो समझते हो। वैसे अगर यति को तुम्हारे जैसा लड़का मिल जाए तो यति भी वहां से भाग जाए। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन याद रखना, मैं जहां जाऊंगा तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा, यति के साथ भी और बिना उसके भी। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उस पल में ठिठोली के पीछे छिपी हमारी गहरी भावना भी साफ झलक रही थी। बर्फीली हवाएं भी मानो हमारी हंसी के साथ खेल रही थी। पहाड़ों की खामोशी के बीच हम अपनी इस यात्रा को हर पल यादगार बना रहे थे। उसकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों इस पल को कितनी शिद्दत से महसूस कर रहे थे। कुदरत की ये खूबसूरती हमारे बीच की हर दूरी को मिटा रही थी। इस पल में हमारे बीच कोई अनबन, कोई असहमति नहीं थी। हमारी अरुणाचल की यात्रा बहुत ही आनंददायक रही। अरुणाचल की यात्रा की अंतिम घड़ी में मैं एक कविता आपको सुनाता हूं। प्रकृति ने दी बेपनाह खूबसूरती, संपदा और सांस्कृतिक विविधता, हमारी प्रेम कहानी की अनमोल धरोहर, अरुणाचल की वो स्वर्णिम युक्ता, इस पर्वतीय प्रदेश की सुंदरता में हमारे दिलों का अटूट बंधन। हर वादी, हर झील, हर नदियां बनी हमारी प्रेम की दास्तान। हम दोनों की प्रेम यात्रा अरुणाचल की धरती पर रच गई। हर पग, हर कदम, हर क्षण प्रेम की महक से भर गई। अरुणाचल प्रदेश की सुरम्य पहाड़ियों और बर्फीली धुंध में खो जाने का ख्याल ही मुझे और एंजल को रोमांचित कर रहा था। हम दोनों अपने रोमांटिक और हंसी ठिठोली भरे अंदाज में इस खूबसूरत प्रदेश की सैर कर रहे थे। रोइंग की सफाई और प्राकृतिक सुंदरता को देखकर एंजल ने गिरीश से कहा, गिरीश, यहां की नदियां कितनी साफ है, ये जगह तो सच में स्वर्ग जैसी है। गिरीश ने हंसते हुए कहा, हाँ एंजल, और तुम्हारी मुस्कान इस स्वर्ग को और भी दिव्य बना रही है। एंजल ने शरारत से जवाब दिया, अगर ये स्वर्ग है तो तुम देवदूत हो और तुम परी? मैंने झूठी विनम्रता से कहा, यह सूर्यास्त सुंदर है लेकिन तुम्हारे जैसा सुंदर नहीं। मैंने कहा। इसके बाद हम तवांग मोनेस्ट्री पहुंचे। बौद्ध मठ की शांति और अद्भुत वास्तुकला ने दोनों को मोहित कर दिया। मैंने एंजल से कहा, एंजल, इस मठ की शांति और तुम्हारी आवाज की कोमलता दोनों में बहुत समानता है। एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इतने रोमांटिक होते जाओगे तो मुझे भी कविता लिखनी आ जाएगी। जब हम जीरो वैली पहुंचे तो वहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। एंजल ने कहा, गिरीश, यहां का वातावरण कितना शांत है। यहां आकर ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की चिंता खत्म हो गई है। मैंने मजाक में कहा, हाँ एंजल, यहां की शांति से तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे बिना जीवन भी शांत हो सकता है। एंजल ने तुरंत हंसते हुए जवाब दिया, तो क्या तुम मुझे यहां छोड़कर जाने का सोच रहे हो? नहीं नहीं एंजल, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हारे बिना तो ये जगह भी अधूरी है। हम कामेंग नदी के किनारे पहुंचे, जहां की साफ नीली जलधारा ने हमें अपने आकर्षण में बांध लिया। एंजल ने मुझसे कहा, गिरीश, ये नदी कितनी सुंदर है। क्या तुम जानते हो, इस नदी का पानी पीने से उम्र बढ़ जाती है। अगर ऐसा है तो मैं पूरी नदी पी जाऊंगा ताकि तुम्हारे साथ कई जन्म बिता सकूं। एंजल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अरे गिरीश, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो हमें यहां की और भी जगह देखनी है। सुबनसिरी नदी के किनारे हम दोनों ने एक छोटी सी पिकनिक मनाई। मैंने खाने का डिब्बा खोलते हुए कहा, एंजल, ये अरुणाचली खाना कितना स्वादिष्ट है। वैसे तुम्हारे हाथ के खाने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तारीफें मुझे रोज कुछ नया बनाने की प्रेरणा देती।
लोहित नदी के किनारे की यात्रा के दौरान हम एक झरने के पास पहुंचे। मैंने एंजल से कहा, एंजल, इस झरने की तरह हमारे प्यार की भी अनंत धारा है। अगर हमारा प्यार इस झरने जैसा है तो मुझे संभालने के लिए एक नाव चाहिए। नाव की क्या जरूरत, मैं ही तुम्हारा खेवटिया बन जाऊंगा। अंत में हम तिरप नदी के किनारे पहुंचे। एंजल ने कहा, गिरीश, इस नदी का किनारा कितना शांत और सुंदर है। यहां बैठकर तो घंटों बातें की जा सकती है। हाँ, और अगर हमारी बातें खत्म हो जाएं, तो हम आंखों का सहारा ले सकते हैं। एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे गिरीश, तुम्हारे साथ तो हर पल एक नई कहानी होती है। जब तुम पास होती हो तो सब कुछ सही लगता है, जब तुम दूर होती हो तो सब कुछ खाली लगता है। अच्छा, तुम्हारी गोद में मैंने खुद को खो दिया। मैंने कहा, प्रेम में पड़ने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि इतनी खूबसूरत दुनिया भी हो सकती है। उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखों में देखते हुए मैं खुद को भूल जाता हूं कि मैं कौन हूं। तुम्हारी आंखों से ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, मेरे दिल को पूरा करने वाला एकमात्र शब्द तुम हो। तुम मेरी दुनिया हो और मैं तुम्हारा हर वो ख्वाब पूरा करूंगा जो तुम्हारी आंखों में है। मैंने कहा, अच्छा, बढ़िया पंचलाइन है। तुम्हारी मुस्कान ही मेरे जीने की वजह है। गिरीश, एक बात बोलूं, एक दिन आएगा जब हमारी कहानियां कभी नहीं भुलाई जाएंगी। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम मेरी हो तो मैं किसी से भी लड़ सकता हूं, किसी से भी जीत सकता हूं। तुम वीर और पराक्रमी हो। उन्होंने हंसते हुए कहा। हम दोनों पैदल चल रहे थे, एक खामोशी की सरगर्मी के बीच। सड़कों पर हल्की हल्की रोशनी थी और उस शांत रात की हवाएं हमारी सांसों को छू रही थी। एंजल मेरे पास थी, इतनी करीब कि उसकी नजदीकी का एहसास मुझे अंदर तक महसूस हो रहा था। हमारे कदम सिंक में चल रहे थे, जैसे हमारी सोच और धड़कनें एक ही ताल में बंधी हों। कभी कभी हमारे हाथ अनजाने में छू जाते उस एक छोटे से स्पर्श में जैसे पूरी दुनिया थम जाती। उस लम्हे में ऐसा महसूस होता कि सब कुछ रुक गया है, जैसे हम दोनों के बीच की दुनिया अचानक खत्म हो गई हो और बस वही हल्का सा स्पर्श रह गया हो। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो भी उस क्षण की गहराई को महसूस कर रही हो। हम दोनों कुछ नहीं बोले, लेकिन वो खामोशी हमारे बीच एक अलग ही संवाद बुन रही थी। मुझे यकीन था कि वो भी वही महसूस कर रही थी जो मैं कर रहा था, एक अजीब सी कशिश जो न शब्दों में बयां की जा सकती थी और न ही नजरअंदाज की जा सकती थी। हमारी उंगलियां फिर से एक दूसरे से छू गई। इस बार मैंने अपने हाथ को थोड़ा और करीब किया, जैसे अनजाने में उस स्पर्श को और महसूस करना चाहता हूं। फिर उसने भी मेरी उंगलियों को हल्का सा थाम लिया। वो क्षण किसी प्रेम कहानी का सबसे खूबसूरत पन्ना था, जो शायद न कभी लिखा गया था और न कभी लिखा जाएगा, लेकिन हम दोनों उसे जी रहे थे। प्रपोजल के बाद यह हमारी पहली बड़ी यात्रा थी और दोनों ही इसे लेकर बहुत उत्साहित थे। हम सबसे पहले मेघालय पहुंचे, जहां बादलों के देश की खूबसूरती ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। इस तरह मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की इस रोमांटिक यात्रा में मैंने और एंजल ने न केवल इन अद्भुत स्थलों का आनंद लिया, बल्कि एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और प्यार भरे पल भी साझा किए। इस यात्रा ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत और खास बना दिया। उस पल में दुनिया के सारे सवाल बेकार हो गए थे। बस हम थे, हमारा साथ था और वो अदृश्य धागा जो हमारे दिलों को एक दूसरे से बांध रहा था। 5 किस्से में हम बाड़मेर से 70 किलोमीटर दूर गुड़ामालानी ग्राम पंचायत का चौपाल हमेशा की तरह हलचल से भरा हुआ था। खेजड़ी और पीपल के पेड़ के नीचे बिछी खाटों पर बुजुर्ग, युवक, महिलाएं और बच्चे सब जमा थे। सहीराम चाचा ने बीड़ी का कश खींचते हुए कहा, अरे सुनील, ये गिरीश और एंजल का चक्कर क्या है? सारा गांव इन दोनों की बातें कर रहा है। आईएएस अफसर ने लेखक को दिल दे दिया, है ना मजेदार बात? सुनील,
जो गांव का सबसे बड़ा गॉसिप मैन था, तुरंत बोल पड़ा, अरे चाचा, क्या बताए। दोनों की कहानी तो पूरी फिल्मी है। एंजल अपने ऊंचे ऊंचे बंगलों में रहने वाली और गिरीश बेचारा यहां के मटमैले पन्नों में कहानियां लिखने वाला। कहो तो ये तो कहानी में ट्विस्ट वाला मामला है। अनिल, जो थोड़ा शरारती किस्म का युवक था, हंसते हुए बोला, अरे चाचा, वैसे सुनील भैया, सुना है कि गिरीश ने एंजल के लिए पूरी किताब लिख मारी है। अब देखो, हमारी तरफ से कोई लड़की होती तो बेचारे को बस सगाई के कार ही मिलते। चाचा ने अपनी मूछें ताव देते हुए कहा, अबे अनिल, तुम्हारी पीढ़ी को क्या समझ आएगा। ये प्रेम प्रेम की बात। तुम्हारे लिए तो प्रेम मतलब मोबाइल रिचार्ज और इंस्टाग्राम की डीपी। और ये गिरीश मियां, भाई वाह, कलम से दिल जीत लिया। सुनील ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे चाचा, गिरीश ने दिल तो जीत लिया, पर उसका क्या जब एंजल के घर वालों ने गिरीश को देखकर कहा होगा, बेटा, ये तो आईएएस की शादी है, यहां कहानियों से पेट नहीं भरता। बेचारे की हालत तो ऐसी हुई होगी जैसे खेत में बिना पानी की फसल। अनिल फिर ठाका मारते हुए बोला, चाचा, अब गिरीश भाई को कह दो अपने लिखने की स्पीड बढ़ा ले। कहीं ऐसा न हो कि एंजल एसडीएम से कलेक्टर बन जाए और गिरीश अभी भी शादी का उपन्यास लिख रहा हो। सहीराम चाचा ने हंसते हुए कहा, सही कहा, अबे गिरीश को समझाओ, प्रेम पत्र लिखने के चक्कर में मत पड़। ये जमाना अब चेक बुक का है। जो लिखने की ताकत चेक में है, वो किताब में कहा। सभी जोर जोर से हंस पड़े। सुनील ने हंसते हंसते कहा, हाँ चाचा, गिरीश की कहानी तो बढ़िया है, पर लगता है कि एंजल के घर वालों ने पहले ही पटकथा लिख ली है। गिरीश को अपनी स्टोरी में नए किरदार ढूंढने पड़ेंगे। अनिल ने मजे लेते हुए कहा, चाचा, वैसे गिरीश को कौन समझाए कि प्रेम कहानियों में ट्विस्ट का मजा तब आता है जब हीरो बैंक बैलेंस वाला हो। बाकी सब तो बस किताबों की बातें हैं। सुना है गिरीश की किताब ने जबरदस्त कमाई की है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से बीए द्वितीय के छात्र अजय ने कहा। चाचा ने गहरी सांस ली और बोले, हारे, ये दुनिया अब समझने वाली नहीं रही। प्रेम भी अब अकाउंट बैलेंस और जॉब पोजीशन से चलता है। वैसे ये गिरीश और एंजल की कहानी कुछ दिनों तक चौपाल पर चर्चा का विषय जरूर बनी रहेगी। तब तक एंजल के ट्रांसफर और गिरीश के उपन्यास के अगले पार्ट 2 का इंतजार करो। सबने एक बार फिर ठहाके लगाए। यार, तुम लोगों ने सुना है वो आईएएस एंजल और गिरीश लेखक के बीच की लव स्टोरी पहले कितनी रोमांटिक, फिर कितनी हृदय विदारक है। गांव के एक किशोर रविंद्र ने कहा, हाँ सुना तो है। कहते हैं कि एंजल ने आईएएस की बेहतरीन जॉब को करियर बना लिया और गिरीश ने एंजल की कहानी पर उपन्यास लिखकर एंजल के किरदार को अमर कर दिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, इतना बड़ा अधिकारी और एक लेखक के बीच ये मेल कैसे हुआ। 80 साल के रामू दादा ने कहा, आईएएस की तैयारी के दिनों की स्टोरी है। प्यार में कौन सा पद और पेशा देखता है, दिल की बात होती है। और एंजल और गिरीश की कहानी तो दिल छू लेने वाली है। एमए फाइनल में पढ़ने वाले सूरज ने कहा, सही कहा सूरज, मुझे तो गिरीश का समर्पण और एंजल का संघर्ष सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। गिरीश ने अपनी किताब में उसके संघर्ष और प्यार को बखूबी दर्शाया। उनकी किताबें तो खूब पढ़ी जा रही हैं। हाँ, ये तो है, उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाए। बिल्कुल। और हमें उनकी कहानी से यह भी समझना चाहिए कि अपने सपनों का पीछा करते हुए हमें अपने समाज और संकट के साथियों को नहीं भूलना चाहिए। एंजल की सगाई। 6 एंजल की सगाई। एक विचित्र सुबह थी। 18 अगस्त 2022 का दिन। हवा में एक बेचैनी तैर रही थी, जैसे किसी अदृश्य संकट का पूर्वाभास हो। दोस्तों के बीच की बातचीत में कुछ ऐसा सुनने को मिला जिससे मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मेरी गर्लफ्रेंड एंजल की सगाई की बात हो रही थी, वो भी किसी आईएएस अधिकारी से जिसे उसके माता पिता ने चुना था। मन में एक अनजाना डर घर कर गया। मैं जानता था कि एंजल मुझसे प्यार करती है,
लेकिन क्या ये प्रेम इन सभी सामाजिक बाधाओं और परिवार के दबावों के आगे टिक पाएगा? दिन भर मैं इसी सोच में डूबा रहा। दोस्तों की बातें कानों में गूंज रही थी। आईएएस विक्रम से सगाई तय होने जा रही है। एंजल के परिवार वालों ने यह बड़ा फैसला किया है। ये बातें मेरी सोच को जैसे थामे जा रही थी। एक ओर मेरा प्यार था, दूसरी ओर एक ऐसा अधिकारी जिसका नाम और कद काफी बड़ा था। मन में एक ही ख्याल आया, मुझे कुछ करना होगा, किसी तरह इस सगाई को रोकना होगा। सोचते सोचते मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैंने सीधे उस अधिकारी विक्रम जी को फोन करने का निश्चय किया। हां, शायद यह साहसी कदम था, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मैंने उसका नंबर ढूंढा और कुछ हिचकिचाते हुए उसे डायल किया। फोन की घंटी बजी और दूसरी ओर से विक्रम की आवाज सुनाई दी, सधी हुई, आत्मविश्वास से भरी। उसने जैसे ही फोन उठाया, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने अपनी आवाज को यथासंभव स्थिर रखते हुए कहा, हेलो विक्रम सर, मेरा नाम गिरीश है। मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। उसकी आवाज में एक हल्की सी शंका थी। जी कहिए। मैंने गहरी सांस ली और सीधे मुद्दे पर आ गया। मैं और एंजल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों साथ हैं और आपसे एक निवेदन है कि आप ये सगाई न करें। यह रिश्ता हम दोनों के प्यार के बीच में आ रहा है। आईएएस अधिकारी महोदय विक्रम जी कुछ पल के लिए चुप हो गए। मेरे दिल में यह डर था कि वो मेरी बात को मजाक समझेगा या फिर सीधे इनकार कर देगा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने मुझे हैरान कर दिया। उसने संयम से कहा, देखिए, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। अगर एंजल आपसे प्यार करती है और उसकी खुशी इसमें है, तो मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए दबाव नहीं डालूंगा। आप निश्चिंत रहें, मैं ये सगाई नहीं करूंगा। विक्रम की ये बात सुनकर मेरे दिल से जैसे एक बड़ा बोझ उतर गया हो। उसकी बातों में एक अजीब सी शांति और संवेदनशीलता थी, जिसने मेरे डर को दूर कर दिया। मैंने उसे धन्यवाद कहा और फोन रख दिया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक बड़ी मुसीबत टाल दी थी। विक्रम का रिश्ता ठुकराना मेरे लिए एक बड़ी राहत थी। हालांकि मुझे मालूम था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, फिर भी इस वक्त मैं सुकून में था। 3 दिन बाद एंजल की मां अनिता जी आईएएस अधिकारी विक्रम के परिवार से मिलने जा रही थी। यह सोचकर उनका दिल गर्व से भरा हुआ था। एक आईएएस अधिकारी के साथ अपनी बेटी का रिश्ता जुड़ना किसी सपने के सच होने जैसा था। उनका मानना था कि यह रिश्ता एंजल की जिंदगी को नए आयाम पर ले जाएगा। विक्रम के माता पिता ने उनका स्वागत किया। दरवाजे पर आते ही विक्रम की मां ने उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया और सभी गर्मजोशी से मिले। घर का माहौल बेहद अच्छा था। विक्रम के माता पिता अपने बेटे की कामयाबी पर गर्वित थे और यह बात चर्चा का मुख्य विषय भी थी। चाय पानी और मिठाइयों का दौर शुरू हुआ और बातों का सिलसिला रिश्ते की तरफ मुड़ गया। विक्रम की मां ने बड़ी विनम्रता से कहा, हमने एंजल के बारे में बहुत सुना है। विक्रम भी बहुत अच्छा लड़का है, दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। एंजल की मां ने मुस्कुराते हुए हामी भरी, जी हमारी भी यही इच्छा है कि दोनों एक साथ हों। एंजल भी आईएएस है और दोनों मिलकर एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। यह बात सुनकर विक्रम के पिता ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल, एक ही परिवार में 2 आईएएस होने से क्या हो सकता है। सोचिए, कितना प्रभावशाली परिवार बन जाएगा हमारा। लेकिन इससे पहले कि यह रिश्ता पक्का होता, विक्रम के माता पिता ने अपने बेटे से फोन पर बात करने का फैसला किया। विक्रम इन दिनों अपनी आईएएस की ट्रेनिंग में व्यस्त था और किसी भी पारिवारिक मामले में खुद को बहुत हद तक अलग रख रहा था। जब उन्होंने विक्रम से फोन पर बात की और उसे रिश्ते के बारे में बताया, तो उनकी उम्मीदों पर जैसे ठंडा पानी पड़ गया। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मां, देखो, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। मां की आवाज अचानक तीखी हो गई। क्यों नहीं करना चाहता? लड़की आईएएस है, तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी, घर की इज्जत बढ़ेगी। मां, विक्रम ने गंभीरता से कहा,
तुम्हें नहीं लगता कि एक ही घर में 2 आईएएस होना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा? सुबह नाश्ते की टेबल पर हम फाइलें डिस्कस करेंगे या लोन की ईएमआई? और अगर दोनों का तबादला अलग अलग शहरों में हो गया तो फिर क्या करेंगे? व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेज भेजकर शादी निभाएंगे? मां चुप हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम इतना तर्कशील कब से हो गया है। पीछे से पापा की आवाज आई, अरे सुनो, फाइलें बाद में देखना, पहले शादी करो। विक्रम ने ठंडी सांस ली। पापा, आप समझ नहीं रहे, मुझे ट्रेनिंग पर ध्यान देना है। और फिर अगर एंजल से शादी की तो हर दिन ऑफिस में कंपटीशन होगा कि किसकी फाइल पहले पास हुई। क्या हम दोनों आपस में आईएएस की मीटिंग रखेंगे और उसके बाद रात के खाने की योजना बनाएंगे? विक्रम ने संजीदगी से कहा, मां, पापा, मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहता। एक ही परिवार में 2 आईएएस होना शायद दूसरों के लिए गर्व की बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये सही नहीं लगता। एंजल भी एक आईएएस अधिकारी है और मैं नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी के करियर और पद एक दूसरे के सामने चुनौती बने। इसके अलावा फिलहाल मैं अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहा हूं और शादी के बारे में नहीं सोच रहा हूं। विक्रम की स्पष्ट और दृढ़ आवाज सुनकर उसके माता पिता कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए। उन्होंने विक्रम की बातों में तर्क पाया, लेकिन फिर भी मन में एक हल्की सी निराशा थी। आखिरकार उन्होंने एंजल की मां से विनम्रता से माफी मांगते हुए कहा, विक्रम का फैसला यही है और हम उसके निर्णय का सम्मान करते हैं। हमें खेद है कि यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। एंजल की मां के चेहरे पर हल्की निराशा आ गई, लेकिन वो ये समझ गई कि यह रिश्ता उनकी उम्मीदों के अनुसार नहीं हो सकेगा। उन्होंने बुझे मन से विदा ली और घर वापस लौट आई। साथ अगला प्लान। एंजल मेरे सामने बैठी थी, चेहरे पर एक शरारती मुस्कान और आंखों में हल्की सी चमक। उसने जैसे ही बात शुरू की, मुझे लगा कि कुछ दिलचस्प सुनने को मिलेगा। अरे, मम्मी कल पाली गई थी, एंजल ने कहा। क्या पाली? कोई नया मंदिर देखने? मैंने हंसते हुए पूछा। नहीं, मंदिर नहीं, मेरे लिए लड़का देखने। एंजल ने जैसे बम फोड़ा हो। लड़का? और मम्मी? मैंने चौंकते हुए पूछा, क्योंकि मैं अपनी होने वाली भविष्य की सास का ये नया शौक सुनकर थोड़ा हैरान था। एंजल ने सिर हिलाया। हां, लड़का। वो आईएएस है, 2021 बैच का। मम्मी को मेरी नागौर वाली दूर की मौसी के परिचितों ने सुझाया था, तो मम्मी पूरे जोश से लड़के को देखने गई थी। अरे वाह, तो फिर क्या हुआ? पहली नजर में भाग गया क्या? मैंने मजाक करते हुए पूछा। एंजल ने अपनी हंसी को मुश्किल से रोकते हुए कहा। जब शाम को वापस लौटी तो मुंह फुला के बैठी थी, जैसे किसी ने उनकी पूरी आइसक्रीम खा ली हो। क्या? ऐसा क्या हो गया? मैंने उत्सुकता से पूछा। मैंने सोचा पूछ लूं कि लड़का कैसा था, तो बड़ी रूखाई से जवाब दिया, देख आए। मैंने और कुरेदा तो पता चला लड़के ने मना कर दिया। क्या? लड़के ने मना कर दिया? क्यों? मैंने अपनी हंसी छिपाते हुए पूछा। अरे, लड़के ने कहा कि एक ही घर में 2 आईएएस अधिकारी नहीं चाहिए। सोचो, मम्मी के मुंह पर ठप्पा लग गया कि अब वे भी मना हो सकती है। एंजल अब जोर से हंस रही थी। क्या? तो मम्मी ने क्या कहा? कुछ नहीं, बस गुस्से में बड़बड़ा रही थी। कौन लड़का है ये जो मुझे नो कह सके? जैसे मम्मी की जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान हो गया हो। एंजल हंसी से लोटपोट हो रही थी और मैं भी खुद को नहीं रोक पाया। तो फिर मम्मी ने क्या किया? मैंने मजाकिया अंदाज में पूछा। कुछ नहीं, बस टीवी के सामने बैठ गई और न्यूज चैनल देखने लगी, जैसे अब दुनिया में और कुछ बचा ही नहीं। एंजल ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। अरे यार, मम्मी को तो अब नई चुनौती मिल गई है। अब वे आईएएस छोड़कर लड़के की मां से प्रतियोगिता करेंगी। मैंने चुटकी ली। हां, हो सकता है। और अगली बार जब वो मेरे लिए लड़का देखे तो मम्मी के पास बेटी आईएएस होने का एक नया तर्क भी होगा और कहेगी, देखो, घर में 2 आईएएस होना शुभ माना जाता है। एंजल ने अपनी हंसी को काबू करते हुए कहा। तो अब मम्मी का अगला प्लान क्या है?
मैंने पूछा, अगला प्लान? अब मम्मी कह रही है कि अगले हफ्ते किसी आईपीएस लड़के से मिलवाएगी। कहा, आईपीएस? वाह, मम्मी तो अब पूरा यूपीएससी कवर करने वाली है। मैंने ठहाका लगाते हुए, हाँ, और अगर आईपीएस भी मना कर दे तो शायद सेना में लेफ्टिनेंट में किसी से मिलाने ले जाएंगी। देशभक्त लड़का चाहिए कहकर देश सेवा की नई शपथ लेंगी। एंजल ने हंसते हुए जवाब दिया, चलो, मम्मी के पास नई प्रेरणा तो है। लड़के को तो शायद पता भी नहीं होगा कि उसने रिश्ते को रिजेक्ट करके एक आईएएस अधिकारी की मां की भावनाओं पर कैसी चोट की है। बिल्कुल, लेकिन मम्मी है, संभल जाएंगी। हो सकता है अगले हफ्ते आईपीएस को राजी करने के लिए कोई नया प्लान बना रही हो। मम्मी का तो रही थी कि एक आईपीएस मेरी नजर में है, अच्छे घर से है। एक सप्ताह बाद की बात है। गुवाहाटी के एक छोटे से कैफे में हल्की सी गर्माहट भरा माहौल थी। एंजल अपनी फॉर्मल आईएएस अदा में टेबल पर बैठी थी, आंखों में हल्का सा शरारत भरा अक्स। उसके सामने सुनील, 2019 बैच का एक गंभीर सा आईपीएस अधिकारी बैठा हुआ था। उसका चेहरा संजीदा था, जैसे किसी ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहा हो। लेकिन वो नहीं जानता था कि इस ऑपरेशन की स्क्रिप्ट पहले ही किसी और के हाथ में थी। तो आप भी सिविल सर्विसेज में हो, ये तो अच्छी बात है। हमें घर में सामंजस्य बैठाने में आसानी होगी। सुनील ने कहा, हाँ, सही कहा, सामंजस्य तो जरूरी है। एंजल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। तभी मेरी और एंजल की प्लानिंग के मुताबिक मैंने कॉल मिलाया। मैंने कॉल किया और एंजल ने एक नाटकीय अंदाज में फोन उठाया। अरे, तुम क्यों फोन कर रहे हो? अभी तो मैं मीटिंग में हूं। सुनील ने थोड़ी हैरानी से एंजल की तरफ देखा, जैसे उसने किसी गुप्त संदेश को पकड़ लिया हो। एंजल ने झूठ-मूठ के गुस्से में कहा, क्या? फिर वही बात? मैंने कहा ना, मैं मिल रही हूं, पर तुम चिंता मत करो, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। उसके चेहरे पर एक नकली गंभीरता थी और मैं दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए अपनी लाइनें बोलता गया। नहीं, तुम उसे बता दो, सच बताने का यही सही समय है। एंजल ने गहरी सांस ली और सुनील की तरफ देखा। दरअसल मैं इसे तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, पर सच तो यह है कि हम दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। सुनील का चेहरा देखकर ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया अचानक पलट गई हो। उसने अपनी गर्दन हल्के से उचकाई, जैसे कोई पेचीदा मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। क्या आप दोनों? तो फिर मुझसे मिलने का क्या मतलब था? एंजल ने बड़े मासूमियत से कहा, अरे, मेरी मम्मी का कहना था, बस मिल लो, बात कर लो, आगे देख लेंगे। लेकिन अब ये लड़का, उसने फोन की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझसे प्यार करता है और मैं इससे, तो आप समझ ही सकते हैं ना। अब तक सुनील की सख्त आईपीएस वाली मुद्रा पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसने हल्की सी हंसी में अपने हाथ उठाते हुए कहा, अरे भाई, अगर पहले से सब तय था तो मुझे क्यों इस मिशन पर भेजा? मैंने फोन से ही चुटकी ली। सर, यह आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, हर मिशन आसान नहीं होता। हम सभी हंस पड़े। सुनील ने फिर आराम से अपनी कुर्सी की पीठ से टेक लगाई। चलो भाई, अगर प्यार का मामला है तो मैं तो बाय डिफॉल्ट बाहर हूं। वैसे भी मेरे डिपार्टमेंट में रोमांस के लिए टाइम नहीं होता। एंजल ने राहत की सांस ली और कहा, आपका समय जाया किया, उसके लिए माफी चाहती हूं। पर कभी कभी मम्मियां भी हमसे कुछ करवाने की जिद करती है। सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे भी एक किस्सा मिल गया। अब जब मेरे दोस्त पूछेंगे कि क्या हुआ, तो मैं कहूंगा एक आईएएस और एक आईपीएस की मुलाकात में प्यार पहले से ही तय था, पर सिर्फ गलत बंदे से। 8 नजदीकी। बारिश मूसलाधार बरस रही थी, जैसे आसमान की सारी सीमाएं टूट गई हों। हर बूंद जैसे किसी गीत की धुन बनकर धरती से टकरा रही थी और हवा का हर झोंका उस धुन को और भी गहरा बना रहा था। एंजल की चेतना भी बारिश के साथ साथ भीगने लगी थी। उसकी आंखें नम थी,
लेकिन उनमें एक अलगसी चमक थी। बारिश की ठंडी बूंदें उसकी गर्म त्वचा पर गिर रही थी और उसका सारा वजूद जैसे किसी अदृश्य संगीत की धारा में बह गया था। वो मेरे करीब आई, उसकी सांसों की गर्मी महसूस होने लगी। उसकी थरथराती आवाज बारिश की आवाज में गुम हो रही थी, जैसे कोई खोई हुई सदा जो वापस लौटना चाहती हो लेकिन बारिश के शोर में दब जाती हो। वो मेरे और करीब आई और फिर उसने अचानक अपना सिर मेरे सीने पर रख दिया। उसके गीले बाल मेरे चेहरे से टकराए और एक मीठी सी खुशबू मेरे भीतर समा गई। उसकी नजदीकी में एक ऐसी खामोशी थी जो हर शोर को पीछे छोड़ रही थी। मेरे हाथ अनायास ही उसके गिर्द बंधने लगे। पहले हिचकिचाहट थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो हिचकिचाहट भी दूर होती गई। मेरा बाहों का घेरा अब उसके चारों ओर कसने लगा था, जैसे हम दोनों किसी अदृश्य डोरी से एक दूसरे से बंध गए हों। उस पल में सब कुछ थम गया था। बारिश की झंझनाहट, हवा का शोर, यहां तक कि हमारे दिल की धड़कनें भी मानो एक ही लय में धड़क रही थी। मैंने उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। बारिश की ठंडक उसके गीले बालों से होती हुई मेरे होठों को छू रही थी, लेकिन उसके माथे की गर्मी मेरी आत्मा तक पहुंच रही थी। उस एक छोटे से स्पर्श में सारी बातें सिमट गई थी। वो कुछ कह नहीं रही थी और मैं भी खामोश था, लेकिन इस खामोशी में एक अदृश्य संवाद हो रहा था। उसकी धड़कनें मेरी धड़कनों से मिल रही थी और उसकी सांसों की गर्मी मेरे भीतर उतर रही थी। मेरे होंठ अब उसके बालों पर भटक रहे थे, जैसे मैं उसकी खुशबू को आत्मसात कर लेना चाहता था। उसके बालों की रेशमी नरमी और उनकी खुशबू मेरी सारी प्यास बुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं और भी ज्यादा चाहता हूं। मैंने उसके माथे को फिर से चूमा और फिर उसके गालों पर, जैसे मैं उसके हर दर्द को, हर बेचैनी को चूम कर मिटा देना चाहता था। उसने धीरे से अपने होंठ मेरे तपते हुए होठों पर रख दिए। वो एक हल्का सा स्पर्श था, लेकिन उस स्पर्श में सारा आकाश और धरती सिमट गई थी। उसकी गर्मी और मेरी प्यास एक हो गई थी, जैसे दो धारा एक नदी में मिलकर एक हो जाती है। उसके होठों पर एक मिठास थी जो मेरी सारी बेचैनी को शांत कर रही थी। उस पल में दुनिया का हर शोर, हर दर्द, हर खौफ कहीं गायब हो गया था। बारिश अभी भी पूरे वेग से बरस रही थी, लेकिन अब वो शोर नहीं कर रही थी। वो एक मधुर संगीत बन गई थी और हम दोनों उस संगीत में पूरी तरह खो चुके थे। उसने अपने होठों से मेरे होठों की प्यास बुझानी शुरू कर दी थी और मैं उसकी गर्म सांसों में पूरी तरह खो गया था। उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी और उसके होठों की नरमी मुझे उस दुनिया से दूर ले जा रही थी जहां कोई दुख, कोई खौफ नहीं था। उस पल में मैं सोच रहा था कि कब वो सिर्फ एक साथी से बढ़कर मेरे दिल की धड़कन और फिर रूह की हमसफर बन गई। ये मुझे कभी पता ही नहीं चला। उसका हर स्पर्श, हर सांस, हर धड़कन मुझे और भी गहरे में खींच रही थी। उसके होठों की तपिश मेरे भीतर की सारी बेचैनियों को पिघला रही थी और मैं उसके साथ इस नीली रात में पूरी तरह डूब चुका था। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में बंधे खड़े रहे। बारिश अब भी हम पर गिरती रही, लेकिन अब वो हमें छू नहीं रही थी। उस पल में सिर्फ हम थे और हमारा प्रेम, जो इस बारिश से भी गहरा और इस हवा से भी तेज था। 9 मसूरी में हम। अगस्त का महीना था। मसूरी की पहाड़ियां बारिश की बूंदों सी चमक रही थी। हरे भरे पेड़ों के बीच बादलों का हल्का सा पर्दा खिंचा हुआ था, जैसे प्रकृति ने खुद को एक नर्म चादर से ढक लिया हो। लबासना ट्रेनिंग सेंटर अपनी पूरी शान में था और उसकी इमारतों के बीच से गुजरते हुए हर किसी को एक अलौकिक शांति का अनुभव होता था। अक्सर एंजल अपनी ट्रेनिंग में व्यस्त रहती, लेकिन हम फिर भी समय निकालकर एक दूसरे से मिल लेते। उनकी आंखों में मसूरी की उन पहाड़ियों जैसी गहराई और उस बारिश की बूंदों जैसी ताजगी झलकती थी। जब मैं उनके पास जाता तो उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आती जो मुझे हमेशा खींच लाती थी।
उस दिन जब मैं लबासना पहुंचा, बारिश की बूंदें पेड़ों से झर रही थी और चारों तरफ हरियाली फैली थी। ट्रेनिंग सेंटर के सामने बैठकर हम दोनों बारिश की रिमझिम का आनंद ले रहे थे। एंजल ने हल्के स्वर में कहा, यहां की शांति और ये मौसम कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारी बातचीत के बीच मौसम की खुशनुमा ठंडक में एक अजीब सा रोमांस था, जिसमें हर शब्द हर पल बारिश के साथ बहता चला जा रहा था। उसी दिन यानी 12 अगस्त को शेरशाह मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की गई। एंजल और मैं शाम को अमेज़न प्राइम पर शेरशाह फिल्म देख रहे थे, जो कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक थी। स्क्रीन पर उभरती हुई तस्वीरें और संवाद हमें गर्व और सम्मान से भर रहे थे। विक्रम बत्रा के अतुलनीय साहस और पराक्रम की कहानी ने हमारे दिलों को छू लिया था। एंजल ने मेरा हाथ थामते हुए धीमे से कहा, विक्रम बत्रा का साहस वाकई बेमिसाल है। फिल्म में दिखाए गए हर दृश्य ने हमें अपने देश पर गर्व महसूस कराया। जब विक्रम बत्रा दुश्मनों के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगाते हुए दिखाया गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एंजल ने मेरे कंधे पर सिर रखकर कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि प्यार में भी कुछ ऐसा ही साहस होना चाहिए? मैंने उसके बालों को हल्के से सहलाते हुए कहा, प्यार में साहस होता है एंजल, जिसे पाना हो मुश्किल, वही सच्चा प्यार है। और हमारे प्यार में भी वही जज्बा है। फिल्म के रोमांटिक दृश्यों ने हमें अपनी कहानी की याद दिला दी। विक्रम और डिंपल की मासूम प्रेम कहानी हमें अपने प्यार के शुरुआती दिनों में ले गई। मैंने एंजल की ओर मुड़ते हुए कहा, हमारा प्यार भी शेरशाह की तरह सच्चा और अमर है। हमसे मिलो कभी, हमें भी ख्याल हो तुमसे बिछड़कर किस हाल में रहेंगे। एंजल ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा, तुम्हारी बातें दिल को सुकून देती है। दिल से दिल की राहें मिले तो मुश्किलें आसान हो जाए। हम दोनों ने हाथ में हाथ डालकर फिल्म देखना जारी रखा। विक्रम बत्रा की कहानी ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि सच्चा प्यार और साहस किस तरह से जीवन को मायने देते हैं। फिल्म के अंत में जब विक्रम बत्रा ने अपने अंतिम बलिदान के साथ दुश्मनों को हराया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। एंजल ने मेरी ओर देखते हुए कहा, वो सच्चा हीरो था और तुम मेरे हीरो हो। मैंने उसके हाथ को चूमते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। हर एक लम्हा जो तेरे साथ बीतता है वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन जाता है। एंजल ने मेरे गाल पर हल्के से थपकी दी और कहा, तुम्हारे बिना मैं भी अधूरी हूं। तेरे बिना ये जिंदगी अधूरी सी लगती है। फिल्म खत्म होते ही हम दोनों ने हाथों में हाथ डाले सिनेमा हॉल से बाहर कदम रखा। बाहर चांदनी रात थी और ठंडी हवा चल रही थी। हवा में पसरी ताजगी हमारे दिलों में एक नया जोश भर रही थी। विक्रम बत्रा की कहानी ने हमें प्रेरित किया था कि हम अपने प्यार को और भी मजबूती से निभाएं। मैंने एंजल का हाथ थामते हुए कहा, हमारी कहानी भी शेरशाह की तरह अमर होगी। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, ये वादा है हमारा। एंजल ने मेरे कंधे पर सिर रखकर कहा, तुम्हारे साथ हर सफर खूबसूरत है। तुम्हारे साथ हर लम्हा जैसे एक नई कहानी है। मैंने कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी सूनी राहें जैसी है। तुम हो तो सब कुछ है। हर रास्ता आसान है जब तेरा हाथ मेरे हाथ में हो। एंजल ने मेरी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा साथ पाकर मुझे एहसास होता है कि सच्चा प्यार वही है जो हर दर्द में साथ निभाए। हमने एक दूसरे की ओर देखते हुए कहा, हमेशा साथ रहेंगे, हर मुश्किल को मिलकर सामना करेंगे। एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार का सफर हमेशा खूबसूरत होता है जब हम साथ हों। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे दिल के सबसे करीब है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा साथ पाकर मैं खुद को सबसे खुशकिस्मत मानता हूं। तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी है। तुम्हारे साथ ही इसे पूरी करना है। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए महसूस किया कि हमारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे विक्रम बत्रा ने अपने प्यार और देशभक्ति को एक साथ निभाया,
वैसे ही हम भी अपने प्यार को हमेशा संजीदगी से निभाएंगे। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए अपने प्यार की कहानी को और भी गहराई से जीने के लिए। लबासना की ट्रेनिंग का आखिरी हफ्ता चल रहा था। अगस्त की ठंडी बारिश में ट्रेनिंग सेंटर के ऊंचे पहाड़ और हरियाली एंजल के बेंच को अलविदा कहने की तैयारी कर रहे थे। एंजल का चेहरा कुछ थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उस दिन जब हम शाम को कॉफी पीते हुए बैठे, एंजल ने मुझे अचानक एक खुशखबरी सुनाई। 17 अगस्त को ट्रेनिंग खत्म हो रही है और हफ्ते भर बाद मैं दिल्ली आ रही हूं। 3 महीने वही रहूंगी। सहायक सचिव के तौर पर ट्रेनिंग होगी। मैंने उसकी बात सुनी और मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। दिल्ली में, इसका मतलब हम और भी मिल पाएंगे, मैंने उत्साह में कहा। एंजल हंसी। हां, उसकी बातों में हल्की चुहल थी, लेकिन साथ ही सुकून भी। दिल्ली में 3 महीने का समय। मैंने सोचा यह मौका होगा हमारे रिश्ते को और मजबूत करने का। मैंने उसे देखते हुए मन ही मन यह तय किया कि मैं इन 3 महीनों को यादगार बनाऊंगा। तो दोस्तों, ये था यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा बुक का 6ठी पार्ट। तो अगर आपको ये ऑडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप इसका अगला पार्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे किसी अगले ऑडियो बुक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।